तो स्वागत है आपका खरा सौदा में। एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार आज फिर से खुलेंगे और कल और परसों 2 दिनों के लिए फिर से बंद हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया है, लेकिन जो लोग बाजार में सक्रिय हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों से संकेत बहुत अच्छे निकल के आए हैं और एशिया में भी आज हमें रौनक देखने को मिल रही है। अमेरिका में सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर आए, घट के 2.9% पर रिटेल महंगाई दर आ गई है और बाकी बेरोजगारी दावे के आंकड़े में कमी आई है, रिटेल सेल्स की बिक्री बढ़ी है। तो ये 3-4 आंकड़े ऐसे आए जिन्होंने पूरा का पूरा मूड जो है वो हरा कर दिया है ग्लोबल अमेरिकी बाजारों का। तो 4 ट्रिगर से शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि परसों के सत्र में हमने एक रेंज का ही बाजार देखा था। 24,100 के आसपास की हमने क्लोजिंग देखी थी। 3 दिनों में डाउ में 1200 अंकों का उछाल है और नेस्डेक और S&P 500 ये लगातार छठे दिन चले हैं। नेस्डेक की बात करें तो 6 दिनों में तकरीबन 8.5% की तेजी हो चुकी है। कहां गई मंदी, कहां गई वो सारी चिंताएं, ये फिर से आज हम सवाल पूछेंगे। एशियाई बाजारों में तेजी है, निकेई में करीब 1200 अंकों का उछाल है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,350 के आसपास से गिफ्ट निफ्टी 0.25% के आसपास की तेजी फिलहाल हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। SBI को और PNB को कर्नाटक में एक झटका लगा है। सरकार ने अपने जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी को आदेश दिया है कि वो SBI और PNB में, इन दोनों बैंकों में अपने खाते बंद कर लें। तो एक मुश्किल की बात है। हालांकि दोनों बैंकों ने कहा है कि उनकी कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत जारी है, देखना होता है कि वहां से क्या निकल के आता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक चिंता की बात जरूर है। आगे हम और आपको बताएंगे कि आखिर रीजंस क्या है और इससे दोनों बैंकों पर कितना असर पड़ने की आशंका है। लेकिन नतीजे आए हैं अच्छे ग्लेनमार्क फार्मा के, ओला इलेक्ट्रिक के और लक्स के, ये नतीजे अच्छे आए हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने इसके साथ ही नतीजों के साथ साथ 15 अगस्त पर यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर अपनी एक बाइक लॉन्च की है, रोडस्टर सीरीज की। 3 बाइक्स उन्होंने लॉन्च की है 3 वेरिएंट में, तो इस पर भी नजर रहेगी। और महिंद्रा ने अपनी थार तो लॉन्च की है। तो ये 4 विंडो ट्रिगर। लेकिन लौटते हैं ग्लोबल बाजारों पर। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार 3 सत्र में डाउ में 1200 अंकों का उछाल, कल करीब 550 अंकों का उछाल रहा और आंकड़े बड़े अच्छे आए हैं। अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं, चाहे वो महंगाई की बात करें या फिर रिटेल बिक्री की बात करें या फिर हम बेरोजगारी दावे के आंकड़े की बात करें। आप देखिए जुलाई में रिटेल बिक्री के आंकड़ों में 1% के आसपास की बढ़त हुई है, अनुमान था 0.4% बढ़ने का। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार आंकड़े यहां से निकल के आए। बेरोजगारी दावे के आंकड़े की बात करें तो 7,000 की कमी हुई है। बेरोजगारी दावे के आंकड़े में अनुमान था 2.35 लाख का और आंकड़ा है 2.27 लाख का। तो एक और अच्छा आंकड़ा यहां से निकल के आया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़िया आंकड़े आ रहे हैं और डाउ में, S&P 500 में वहां से लगातार तेजी बन रही है। S&P 500 6 दिन चला है और नेस्डेक की बात करें वहां पर भी हम 6 सत्र की तेजी देख चुके हैं इन दोनों के दोनों इंडेक्स में। सवाल यह है कि क्या जो चिंताएं थी मंदी को लेकर, क्या वो दूर हो गई हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन FIs की और DIs की, इसकी जरा बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद हम निफ्टी और निफ्टी बैंक पर भी आपके लिए हम पूरी की पूरी पक्की वाली रणनीति लेकर आएंगे। डिम्पी हमारे साथ तैयार हो गए हैं। डिम्पी, FI DIs की बात करें, हालांकि यहां पर थोड़ी थोड़ी बिकवाली हम देख रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 24,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। कैश की बात करें तो फिर से हमने देखा कि 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग 14 अगस्त को। क्या कहती है लॉन्ग होल्डिंग की पिक्चर? आप FIs DIs की मैं सबकी बता देता हूँ एक साथ ही। FIs की जो लॉन्ग होल्डिंग है 50% से नीचे गिर गई है। वो कल यानी कि लास्ट सेशन में गिरी, यानी कि परसों वाले सेशंस में 14 तारीख को। उसके बाद अभी भी उसके हम नीचे ही हैं, उल्टा 1% और कम हुए हैं। 48 से 47% हो चुके हैं अब तक लॉन्ग। तो माइनॉरिटी में तो हम आ ही चुके हैं ऑलरेडी FIs की होल्डिंग। और ये होल्डिंग कहाँ से घटी ये भी मैं बता देता हूँ। ये 84% से घटती 47 हो गए हैं। जब ये 84 से घट रही थी 47 तक हुई, सिर्फ आपने एक बार ऑल टाइम हाई लगाया था 25,000 का, उसके बाद वापस से 25,000 नहीं देखा। आज अब उससे 1000 पॉइंट नीचे खड़े हो। तो ये FIs की पावर और FIs की होल्डिंग और FIs की पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट, रिटेल की होल्डिंग 56% हो चुकी है। रिटेल के पास धीरे धीरे करके माल कॉर्नर हो चुका है। तो आपको ये गैप जो आपको दिख रहा है ना मार्केट के अंदर गिफ्ट निफ्टी का, ये एक गैप से काम नहीं चलेगा। बैक टू बैक 3-4 गैप्स चाहिए तब आपका काम चलेगा। आप US मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, एक बार हमने आपको नेस्डेक का चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो आपको मैं फिर से वो चार्ट दिखाता हूँ। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
किसी वजह से मैं आपको नेस्डेक का चार्ट वो वापस से दिखा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, आईटी कंपनीज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। एक बार के लिए ज़रा मेरी स्क्रीन लेके आइएगा, पहले मैं नेस्डेक का चार्ट आपको दिखाता हूँ। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको ये वाला हिस्सा दिखाया था, मैंने अपनी पुरानी ड्राइंग्स को भी डिलीट नहीं किया कि ये 50 दिन की एवरेज है और इसके आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेक होगा तो 200 दिन 100% टेस्ट करने के लिए जाएगा। और हमने आपके सामने एक आंकड़ा भी रखा था कि 16,000 का आप लेवल ज़रूर देखेंगे नेस्डेक पे, देखा आपने। उसके बाद वहीं से ही एक पुल बैक है और स्मार्ट पुल बैक अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। फिर से हमने दोनों एवरेजेस को हील कर लिया। मैं आपको सिर्फ यही इससे दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि क्या यूएस मार्केट्स पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, क्या यूएस मार्केट्स में एक पुल बैक आ रहा है। मैं बोलूँगा कि यूएस मार्केट्स के अंदर जो डैमेज हुआ था वो काफ़ी हद तक 50% ऊपर आते ही वो कंट्रोल हो जाता है। ये डैमेज शुरू हुआ था 18,500 से और ये 16,000 तक गया और फिर 16,000 से वापस से 17,000 पे आ गया, यानी कि 50% ऑफ योर डैमेज इज़ क्लियर्ड नाउ। तो यूएस मार्केट से अब मेरे को जो ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेकंड सपोर्ट है। वापस बैक टू इंडियन मार्केट आ जाओ। ये मैंने एफआईज के साथ इसलिए आपको कनेक्ट करके बताया क्योंकि हमने रेयर आपको नेस्डेक के चार्ट दिखाते हैं। जिस दिन टूट रहा था उस दिन दिखाया, जिस दिन इसने पार किया उस दिन दिखाया। बीच का जो हब होता है, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ और ज़्यादा डाटा में डालना नहीं चाहता। मैं तो खैर देखता हूँ, अलग बात है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा उसमें फंसाना नहीं चाहता। आप क्लियर पिक्चर रखो। दूसरा पॉइंट है, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 24,000 करोड़ रुपये की सेलिंग हुई है और कैश में हुई है। आप देखेंगे बैक टू बैक कैश में एफआईज माल बेच रहा है, इससे उनकी होल्डिंग्स टोटल में कम हो रही है और ऑप्शंस में भी कम हो रहा है। और मैंने कई बार आपको बताया कि जब भी वो कैश और ऑप्शंस के अंदर माल बेचेंगे, आपके रेजिस्टेंसेस पक्के होते जाएंगे। फिलहाल आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ एफआईज, रिटेल और डीआईएस की होल्डिंग देखने के बाद अभी ये फैसला है कि भाई 24,200 के ऊपर तो आपको गैप मिल जाएगा। क्या 24,400 आप टेस्ट करोगे? ये बड़ा क्वेश्चन होगा। 24,200 के ऊपर का आप क्लोज करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आज गैप मिलेगा, लेकिन 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है और 24,400 का रास्ता खुले, उसके लिए ऑप्शंस का डाटा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का दिन एक्चुअली में, क्योंकि फ्राइडे का सेशन है, फिर 2 दिन की फिर से छुट्टी लग जाएगी, तो आप नया पोजिशंस कुछ ना लें। जिनके पास है सिर्फ वही होल्ड करें। अभी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके सामने क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एफआईज की और डीआईएस की पिक्चर। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज संकेत बहुत अच्छे हैं ग्लोबली। अमेरिका से संकेत अच्छे ही हैं। आप एशिया को देखेंगे, वहां पर भी आपको रौनक दिखेगी। निकेई करीब 1200 अंक ऊपर है और 171 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। दरअसल ये 2 दिनों का जोड़ के आज आपको दिखेगा पूरा का पूरा मामला। डिम्पी 24,150 के आसपास की क्लोजिंग और रेंज काफी डिफाइंड थी, 100 अंकों से भी कम की रेंज थी परसों के दिन में। आज निश्चित तौर पर हम गैप के साथ ओपनिंग करेंगे। उस गैप के साथ रणनीति क्या होनी चाहिए जिसको तेजी करनी हो? क्योंकि देखिए संकेत सारे ठीक हो गए, जो मंदी की चिंता हो रही थी ये वो सब धराशायी हो गए। जो भी आपने बताया कि मंदी वाली चिंता थी वो ठीक हो गई, वो हमने अभी 2 मिनट पहले ही चार्ट के जरिए भी क्लियर कर दिया कि देखिए कहाँ तक आप आए थे और कहाँ से वापस आ गए। तो ये जो आप रीड करते हैं मार्केट्स के अंदर, वो प्राइस के अंदर भी आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि प्राइस अलग चलेगा, हमारी रीडिंग अलग होगी। हाँ, ऐसा होता है मार्केट के अंदर, वो बट रेयर होता है। आपको उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्शन और फिर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी रिकॉल मेमोरी भी चाहिए कि अच्छा आपको याद रहे वो सारी चीज़ें। अदरवाइज़ नहीं तो जो आप सुनते हैं समझते हैं न्यूज़ के तौर पर, वो धीरे धीरे करके प्राइसिंग भी हो रहा होता है। प्राइस को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका चार्ट्स होते हैं। बट एनी हाउ मैं इस पर जाऊँगा नहीं क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा। आ जाते हैं वापस से निफ्टी पर क्या करने। देखिए निफ्टी के अंदर 24,000 हमने हर बुरी चीज़ों के साथ बचाया है। आपने कभी भी 24,000 के नीचे क्लोज नहीं दिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जुलाई के मंथ में बताया था कि बाजार ने 24,000 के ऊपर की ओपनिंग दी है सीरीज़ के अंदर। पूरी जुलाई सीरीज़ निकल गई, आप 24,000 नहीं तोड़ा आपने। अगर आए भी तो इक्का दुक्का दिन आए, बाद में अगले दिन ही वो हैंडल विद केयर हो गया, ठीक हो के आप वापस आ गए। अगस्त के भी 15 दिन निकल चुके हैं, 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, लेकिन आपने 24,000 नहीं तोड़ा। ये बात तो तय होगी ना कि 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो हिस्ट्री बोल रही है, तो डाटा बोल रहा है। अच्छा, ये आपका भी अपना निजी एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस में मत जाओ आप। दूसरा पॉइंट 24,200 आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्लोजिंग चाहिए। बोले सर ये तो बड़ी आसानी की बात है, हम 200 के आसपास बंद हुए हैं, 143 पे 170 पॉइंट का गैप है। 170 पॉइंट का गैप तो है, ये कहीं श्रिंक ना हो जाए आज मार्केट के अंदर। ये बात भी नोटिस करने वाली, क्योंकि श्रिंक हुआ है। ऐसा नहीं है कि गैप और गैप डाउन आज पहली बार ज़िंदगी में आपको मिल रहा है। ये गैप्स आपको पहले भी मिले हैं, गैप डाउन आपको पहले भी मिल चुके हैं।
तो फिलहाल आपको 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 24,400 के लिए ऑप्शंस का रास्ता चाहिए, ये बहुत क्लियर है आज के लिए। अगर ये हो गया, मंडे को फिर गैप मिल गया, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये मैं आपको बोल देता हूँ। फिर आप 450 के ऊपर आके स्पीड से ऊपर आएंगे और हो सकता है 650 भी टेस्ट कर दें कवरिंग के नाम पे ही। ठीक, तो ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताए। नया कुछ लेना नहीं है आज, आप ले लोगे फिर पता लगे सैटरडे को फिर से कुछ ग्लोबल से आ गया, फिर क्या करोगे आप? तो आप नया मत लो आज, आप जिनके पास है ना पुराने वाले को सिर्फ हैंडल करना है। देखो 14 तारीख को तो कुछ हुआ नहीं ना और होना भी नहीं था, ये तो हमने आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि रेंज रहेगी। तो आज भी क्या है ना, आज गैप को सिर्फ मेंटेन करने की प्रोसेस भी हो गई ना, तो वो भी मार्केट की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी कि उन्होंने गैप जो लिया उसको मेंटेन भी करके दिखा दिया। 170 पॉइंट आपको जो गिफ्ट निफ्टी भी दिख रहे हैं ना, ये आज की क्लोजिंग में भी चाहिए, और अगर मिल गए तो फिर ठीक है, फिर बल्ले बल्ले है, फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। तो नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 450 के ऊपर क्लोजिंग आपकी ग्लोबल मार्केट की सारी चिंताओं को दूर कर देगी। 24,200 के ऊपर क्लोजिंग गिरावट को रोक देगी। 24,000 एक पक्का सपोर्ट है। ऊपर जाते समय 650 से ऊपर आप पार नहीं कर पाओगे। अभी आपको नई जर्नी, नई खबर, नया सब कुछ लाना पड़ेगा। टिल पूरी रेंज 24 से 650 के बीच में है। मैंने फेजेस में बता दिया किस किस फेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट करना नहीं है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आज फिर से बता रहे हैं, शॉर्ट वॉट नहीं करना आपको निफ्टी में। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों की हल्की सी कमजोरी रही और पूरे के पूरे दिन एक रेंज में निफ्टी बैंक भी घूमता रहा। निफ्टी बैंक में क्या कोई आप देखते हैं डिम्पी वहां पर कोई मेजर रिवर्सल? हालांकि एचडीएफसी बैंक हम लगातार हाईलाइट करते हैं 1600 के सपोर्ट को उसने होल्ड करके रखा भी हुआ है। एफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, आपको लगता होगा कि मैं ऐसे क्यों रोज़ आपको दिखाता हूँ, क्या हम नहीं देख सकते? मैं आपको रोज़, ये मेरी भी लर्निंग का हिस्सा है। मैंने आज से 6 महीने पहले आपको नहीं दिखाता था, जब मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, मतलब मैंने कोचिंग मैंने ज्वाइन किया, एक सेमिनार ज्वाइन किया, वहाँ पर मेरे को पता लगा इन 6 शेयरों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। हम भी लर्निंग वाली प्रोसेस में है ना, तो हमने जब ये 6 शेयरों के सेमिनार से मैंने समझी चीज़, उसके बाद मेरे को लगा इनको रोज़ देखना चाहिए और सुबह सुबह देखना चाहिए। आप जब भी मार्केट देख रहे हैं तो इन 6 शेयरों को क्लोजली वॉच करें। आप देखो 2900 नहीं ब्रेक होता है रिलायंस का, 1600 ब्रेक नहीं होता एचडीएफसी का, और शेयरों पे मेरी ज़्यादा थोड़ी प्राइस के हिसाब से कम नज़र रहती है। तो इन दोनों शेयरों ने बुरी चीज़ों में भी अपने आप को मेंटेन कर लिया। तो इनकी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। जब भी आपको कोई भी मुश्किल से निकलना पड़ेगा ना, आपको मजबूत हाथ चाहिए जो आपको निकाल पाए। कमज़ोर हाथ होगा वो तो जरा खुद ही गिर जाएगा, आपको क्या खींचेगा उस दलदल से? तो दलदल से खींचने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग हैंड, पावरफुल हैंड की ज़रूरत है। ये पावरफुल हैंड इसी तरह के इंडेक्स के बड़े शेयर होते हैं, तो बड़े शेयरों पे थोड़ा ट्रस्ट रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर 50 दिन की एवरेज भी ब्रेक हुई है, तो ये कंसर्न है। जबकि 50 दिन की एवरेज निफ्टी पे ब्रेक नहीं हुई है, तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा हीलिंग, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, आपने 24,200 तोड़ा जो कि पहला सपोर्ट एरिया है, बैंक निफ्टी ने अपना 50,000 तोड़ के और नीचे भी खड़ा कर दिया और क्लोजिंग 49,800 के नीचे थी। जस्ट इमेजिन, तो बैंक निफ्टी कितना वीक है, लेकिन वीक ही स्ट्रांग होएगा जब भी होएगा। तो पहले आप इसके 50,000 की वेट करो। इसके अंदर ना 250 पॉइंट का प्रीमियम है, करीब 227 पॉइंट का प्रीमियम है एग्जैक्ट। तो फ्यूचर वालों को दिक्कत नहीं, जिनकी होल्डिंग है, लेकिन जो अपनी आंखों से देखते हैं कि निफ्टी कितना, बैंक निफ्टी कितना स्ट्रांग हो रहा है, उनको अपनी आंखों में थोड़ा और गौर से देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 50,000 के ऊपर आज की क्लोजिंग मस्ट है। अगर ये इस गैप का फ़ायदा उठा के 50,000 के ऊपर आपको क्लोज कर जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को लगता है कि हाँ कर जाएगा, अगर ये कर जाता है तो फिर आप मंडे को थोड़ा निश्चिंत होकर जाइएगा, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी भी हीलिंग वाले मोड में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर बैंक निफ्टी 50,000 का ऊपर नहीं आके क्लोज करता तो आप निफ्टी को भी डाउट से देखना कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों भाइयों में इतना क्यों फ़र्क है, वो ऊपर चलने को तैयार है, ये चल नहीं रहा। तो ये चीज़ आपके लिए मैं कुछ, अब मैं आपको एक एक डाटा बताऊंगा ना, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मैंने कल परसों भी आपको बताया कि छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करो। वो इस वजह से करो क्योंकि इसका पुट कॉल रेशो आपको अलाउ करता है कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए जाएं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने 49,700, 600, 700 के आसपास कोई पोजीशन लूँगा, 500 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं 800 और 50,000 तक का वेट करूँगा। तो मैंने वो लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाँ मैंने ऐसे लिया भी या नहीं है, मैं इंडेक्स में भी ट्रेड नहीं किया, लेकिन मान लो मैंने लिया तो आज मेरे को बेनिफिट मिल गया ना। मेरा 4950 तो ब्रेक नहीं हुआ, मैंने आपको 600-700 प्लस करवा दिया, आज आप 50,000 देखोगे 400 पॉइंट कमा के आ गए। तो क्या हुआ, आपके हफ्ते का खर्चा आ गया,
कि चलो भाई हफ्ते के पैसे अपने को बैंक निफ्टी से आ गए, अब जो होवे सो होवे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेट करने, थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करने की जरूरत है। लेवल्स के साथ टिके रहो और अड़े रहो। आपके लिए बाजार खुद आएगा, आप मत जाओ बाजार के पास, चेस करोगे गिर जाओगे। आप खड़े रहो स्टेशन पे, गाड़ी अपने आप आके रुकेगी, नहीं रुकेगी तो नहीं रुकेगी, नहीं चढ़ेंगे। शॉर्ट करना नहीं। बैंक निफ्टी में लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। 50,200, 50,400, बाजार 50,800, ये 3 चरण में आपके रेजिस्टेंस आपको लगेंगे। और नीचे आते समय पहले ठीक होना है तो 50,000 लेवल लेके आना। अगर 50,000 की आज क्लोजिंग नहीं मिली तो आप भले ही BTST VTST कुछ मत करना, ये मैं आपको सामने सामने से बोल के जा रहा हूँ। हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी है। ठीक है, तो ये आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक की रणनीति होगी। और आज स्पेशली आप देखिए रिकवरी वाला ट्रेड हो सकता है बाजार में हो जाए, लेकिन दो सेक्टर ऐसे हैं, IT और मेटल, चूंकि ग्लोबल मूड थोड़ा माहौल बेहतर हो रहा है, तो वहां पर आपके लिए आज तेजी का एक सत्र हो सकता है। एक पॉइंट में और 19 शेयर F&O बैन में है। 19 शेयर किसको कहते हैं आपको मालूम है? 10% ऑफ द टोटल डेरिवेटिव मार्केट्स है ये बैन में है। ये एंजाइटी का लेवल आपको बताता है कि देखो एंजाइटी कितनी है। मैं आपको बताता हूँ एंजाइटी कैसे होती है। जब भाई बाजार गिरता था ना, आप 2 घंटे लेते थे ऊपर आने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 15 दिन हो गए आप इस रेंज से बाहर नहीं जा रहे हो। ये एंजाइटी बताता है आपकी। इसलिए एंजाइटी जो हो रही है वो 19 शेयरों के अंदर भी आ गई है। इसलिए आपकी कवरिंग होना या ब्रेकआउट होना या ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एंजाइटी प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा ये, फिर नहीं तो आपसे फिर संभला नहीं जाएगा। तो इसलिए आज कम से कम 5 शेयरों का F&O बैन घटना चाहिए, तब जाके मेरे को तसल्ली होगी। नहीं तो 19 शेयर के F&O बैन के साथ बड़ा खतरनाक है बॉस काम करना। ये थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। और ध्यान रखिए आज हमारे गेस्ट भी कई शेयर्स आपको बताएंगे। आप ना बैन चेक कर लेना कि उसमें बैन है कि नहीं। अब एक एक शेयर के बारे में बताया नहीं जा सकता इसमें बैन है कि नहीं है। 19 शेयर स्क्रीन पे वैसे मैंने मोटा मोटी दिखा दिए, लेकिन आप ट्रेड लेते समय चेक कर लेना। अभिषेक जी ठीक है, ये 19 शेयरों की पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको जो आज विशेष हमारे नज़र में रहेंगे। वो है M&M के और ओला इलेक्ट्रिक के। ओला इलेक्ट्रिक के नतीजा है और कंपनी ने अपनी EV बाइक, पहली बार वो बाइक लेकर आए, इसके पहले स्कूटर बेचते थे, रोडस्टर उन्होंने लॉन्च की है। और M&M की जो गाड़ी है 5 डोर थार रॉक्स, इसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। जब से मारुति ने अपनी 5 डोर जिम्नी उतारी थी तब से ये चर्चा थी कि आखिर थार की 5 डोर कब आएगी। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, ये दोनों के दोनों गाड़ियां लॉन्च हो गई हैं। इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान अंशुल जैन हैं और अक्षय भागवत हैं। अंशुल जी और अक्षय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अक्षय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए आज ग्लोबल मूड ठीक है, माहौल अच्छा दिख रहा है। आप बताइए किस तरह से आज ट्रेड लेने की सलाह देंगे? ये तो हम मान के चल रहे हैं सर कि जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है करीब 2.25 अंकों का गैप, बाजार बिल्कुल उसी तर्ज पर आज खुलने वाला है। जी गुड मॉर्निंग अभिषेक, डिम्पी जी और अंशुल और दर्शकों को नमस्कार। तो बहुत ही बढ़िया ओपनिंग है और अब देखें तो पूरा 7-8 दिन का जो दौर रहा है निफ्टी में एक रेंज में सीमित रहा है। तो आज पॉजिटिव चीज है कि आज 24,400 के ऊपर तो क्लीनली आज ओपन होंगे, ट्रेड होंगे, सस्टेन होंगे। तो 24,500 में जो काफी कॉल राइटिंग गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन से वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी में बनी है, उन कॉल राइटरों को काफी प्रेशर होना चाहिए। वो कैसे फर्स्ट आवर में रिएक्ट करते हैं वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। पर एक चीज है कि एक सपोर्ट बेस बन चुका है। फ्राइडे प्रायर ट्रेडिंग सेशन में ही इंडिकेशन आ गया था, क्योंकि आप इंडिया विक्स देखे 3 से 4% डाउन था, 15 साढ़े 15 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो निफ्टी का जो एक व्यू है धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस 24,000 24,200 के स्तर पे बन चुका है। अभी मोमेंटम पिकअप होनी बाकी है, वो कैसे पिकअप होता है वो आज के ट्रेडिंग एक्शन से पता चलेगा। बट ओवरऑल एक सपोर्ट बेस बन के अभी स्टॉक वाइज स्टॉक्स कौन सा ये सेक्टर अभी नेक्स्ट मूव में चलेगा ये हमें ढूंढना है। तो एक क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे कि मार्केट अभी वापस ऑल टाइम हाई की तरफ एक अटेम्प्ट जरूर करेगा आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर था, पर जैसे डिम्पी जी ने शो की बिगनिंग में कहा कि जो वीक है वो अभी स्ट्रांग होगा, तो मैं भी यही सोच से चल रहा हूं कि बैंक निफ्टी प्रायर लो जो एक पॉसिबल डबल बॉटम सिनारियो बना रहा है, जिसका टारगेट करीबन 50,800 ये रीअटेम्प्ट कर सकता है और ये आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम इस बार बहुत स्ट्रांग हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोनों इंडेक्स पे मेरा व्यू पॉजिटिव है।
बस आज अगर आपको कुछ करना है डे ट्रेडिंग के लिए, तो फर्स्ट हाफ एन आवर एक बार रुक जाइए, देखिए एक्शन कैसा रहता है, क्योंकि एक शॉर्ट वीकेंड था, तो उसके चलते फर्स्ट हाफ एन आवर देखना बहुत जरूरी है अगर आप डे ट्रेडर है। बाकी ओवरऑल व्यू पॉजिटिव बन रहा है। 5800 पॉसिबल टारगेट फॉर बैंक निफ्टी, और निफ्टी का टारगेट करीबन बनेगा 24,700 का। 24,700 का, ठीक है। ये आपके लिए हो गया निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर आपके लिए पक्की वाली रणनीति। अब आ जाते हैं सीधे सीधे स्टॉक्स पर कि स्टॉक्स कहां पर आपको ट्रेड के मौके देंगे। अंशुल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए कौन से शेयर चुने हैं आपने आज के सत्र के लिए? नमस्कार अक्षय जी। नमस्कार डिम्पी जी। अक्षय जी, 1 मिनट का समय लूंगा। देखिए, 5 अगस्त से, जैसे डिम्पी जी ने कहा कि प्रेशर कुकर बना हुआ है, उसका कारण ये है कि 5 अगस्त से आज तक देखिए तो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है, और एफआईआई जो है 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से अब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो चुकी है, और नेट पोजीशन पे देखें तो 49,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से अब हम 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो चुके हैं। ब्रेड जो थी वो 28% रह गई है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। 20% के पास हम ओवरसोल्ड मान लेते हैं, तो मतलब मार्केट नियर अबाउट ओवरसोल्ड है और एक रेंज के अंदर है। मेजर सपोर्ट 23,992 के आसपास है, मेजर रेजिस्टेंस 24,500 पे है जो रेंज का हाई है। एक बार 24,500 निकलता है तो फिर 1,000-1,500 पॉइंट की अपसाइड निफ्टी में बहुत आराम से मिलेगी। फिर अगेन वही मैं रिपीट करूंगा, कमजोर कड़ी अभी भी बैंक निफ्टी है, और यही पहले स्ट्रेंथ लेगी, पहले मूव लेना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे डेटा अलाइन होते हुए दिख रहा है ओवरसोल्डनेस की तरफ, और यहाँ से बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी काफी आई है। ट्यूसडे भी इसीलिए मैं बुलिश था, और बाई कॉल्स दोनों दिए थे ओपनिंग ट्रेड में। डिक्सन, अपोलो दोनों के टारगेट हुए, आज भी दोनों बाई। ठीक है, ठीक है जी। अंशुल जी, कुछ तो दिक्कत है आपकी फीड के साथ, उसको जरा हम दुरुस्त करेंगे, उसके बाद आपके पास लौटेंगे और आपके दोनों के दोनों शेयर भी लेंगे। लेकिन अक्षय, आप बताइए, देखिए आज हम आपसे ना जरा आईटी पर और मेटल पर भी आपसे हम जरा स्टॉक पिकिंग की सलाह चाहेंगे। आप अपने शेयर बता दिए, फिर उस पर आते हैं। तो दो स्टॉक्स चुने हैं बाय की तरफ। पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। एक अच्छा सपोर्ट बेस जो है 1000, उस वहीं से बार बार आप देखिए वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहा है, डिलीवरी इंप्रूव हो रही है वहां पे, और एक टेक्निकल ब्रेकआउट का पहले स्तर था, तो ये अभी एक अच्छा सपोर्ट ऑफर कर रहा है। तो टाटा मोटर्स बाय करने की राय रखूंगा। टारगेट एरिया बनेगा 1112, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट 1137, और स्टॉप लॉस 1027। दूसरा ट्रेड बनेगा हैवेल्स में। हैवेल्स 1.5-2 महीने से एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में चल रहा है। सपोर्ट एरिया से गए 4 दिन में बाउंस हुआ है, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1863 का, उसको पार करके स्टॉक 1960 के और जा रहा है। तो आप हैवेल्स बाय करें। 1905 आपका पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1927, और ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1807 का। टाटा मोटर्स और हैवेल्स, ये दो शेयर हो गया आपके लिए अक्षय जी की तरफ से। अक्षय जी, जरा लगे हाथ ये भी बताइए कि एमएनएम को भी ट्रेड करना है क्या? हमने देखा था कि परसों के सत्र में बढ़िया क्लोजिंग देके गया 27,500 रुपए के भाव के आसपास, और थार भी उन्होंने लॉन्च कर दी है। बहुप्रतीक्षित उनकी ये गाड़ी है ये। जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ अभिषेक जी। एमएनएम का जो प्राइस स्ट्रक्चर है गए शायद एक 1-1.5 महीने से एक रेंज में सीमित है, पर एक क्लैरिटी है कि बार बार स्टॉक 2650 ये स्तर से बार बार उछलता है, वहां पे वॉल्यूम्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, और एक सिमिलर पैटर्न है, 2650 से उछलता है और ऊपर में 3000 की ओर भागता है। लॉन्गर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही तेज है, तो मैं कहूंगा एमएनएम आप बाय करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के कीजिए। 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए 3000 का स्तर जो है, जो रिसेंट स्विंग आया था, वापस छू सकता है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपका बनेगा 2645 का। 2645 यानी कि 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 3,000 रुपये, वहीं से स्टॉक ये घूमा भी था, फिर से वहां पर जाने की कोशिश करेगा, तो एमएनएम में भी आप एक ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं। अंशुल जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? देखिए अक्षय जी, पहला बाईकॉल रहेगा आईसीआईसीआई जेआई पे। 10 दिन से एक बॉक्स की फॉर्मेशन है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, तो यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। 1977 में खरीदना चाहिए। 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2020 का इमीडिएट टारगेट है, क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, और जैसे ये निकलता है स्टॉक 2150 की तरफ बढ़ेगा। दूसरा बाइकॉल रहेगा आईटीसी पे। 53 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद डेली चार्ट पे एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। अगेन 20 डे मूविंग एवरेज पे फॉर्मेशन है, तो ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी है।
492 पे लेना चाहिए, 485 का स्टॉप लॉस रहेगा और 505 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये दो बाय कॉल इमीडिएटली यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। बाउंस बैक में ये दोनों स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं। आईटीसी तो डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला शेयर भी है, जब भी फॉल हो तब भी आईटीसी बोला जाता है, पुल बैक के अंदर भी आईटीसी बोला जा रहा है, क्योंकि आईटीसी का स्ट्रक्चर इस समय काफ़ी ठीक है। दूसरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, अंशुल जैन की कॉल है, इसको भी आप नोटिस कीजिएगा। अंशुल ने आईटीसी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, देखिए इंश्योरेंस वाली कंपनीज को आप ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी बजट से पहले थोड़ी एक्टिव थी, फिर डल हो गई, लेकिन डाटा फिर से ठीक है। अक्षय पी भागवत कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स आपके लिए ध्यान होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका ट्रेड एक हेवल्स पर भी है। लास्ट सेशन में भी हमने हेवल्स के चार्ट आपको बाकायदा दिखाए थे और आपको बताया था कि हेवल्स भी चल सकता, आपको ध्यान है। हमने ब्रेकआउट शेयर्स में हेवल्स का चार्ट आपके सामने हमने डिस्कस किए थे। तो आज अक्षय पी भागवत उस पर कह रहे हैं कि 1900 तक वो शेयर आ जाएगा। आज भी हम ब्रेकआउट शेयर आपके सामने रखें, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम दो बैंकों के लिए हो सकती है, क्योंकि एक प्रदेश की सरकार ने, खासकर कर्नाटक सरकार ने एसबीआई और पीएनबी पर बड़ा एक्शन लिया है, खाते खोलने के लिए मना किया है। ऐसा क्या हो गया, पूरी खबर बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी बताइए क्या खबर है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, और इन दोनों बैंकों का कितना एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर स्टेट्स में, थोड़ा फैक्चुअल डाटा दीजिए। जी हाँ, तो अगर हम बात करें एसबीआई और पीएनबी, तो इस पे फोकस काफ़ी बना रहेगा, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी ये ऑर्डर पास किया है कि जो भी डिपॉजिट्स है उसको विड्रॉ करने के लिए उन्होंने कहा है सभी कर्नाटका गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें तो दो इंस्टेंसेस हुए थे। तो सबसे पहले ऐसे हुआ था कि कहीं पे एक डिनाइल देखने को मिला था पीएनबी बैंक की तरफ से, जो कि 12 करोड़ का डिपॉजिट जो था उसको देने के तरफ, जो कि कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का था। और इसका मेन रीज़न ये था कि कहीं पे जो स्कैम था एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो हुआ था, इसकी वजह से डिनाइल जो है वो डिपॉजिट्स में देने की तरफ से उन्हें देखने को मिला था। और दूसरा इंस्टेंस ये था कि कहीं पे 10 करोड़ का डिपॉजिट जो कि कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था, वहाँ पे भी रिटर्न नहीं किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे भी एक स्कैम की काफ़ी ज़्यादा आशंका है। तो अभी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कहीं पे जो भी अकाउंट्स है उनका क्लोजर जो है वो होने वाला है, और सितंबर 28 का ये जो डेट है वो उन्होंने सभी इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को दिया है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो एसबीआई के कहीं पे 3150 बिलियन तक के डिपॉजिट जो है वो कर्नाटका के आते हैं, जो कि 6.5% है टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो। और अगर हम सूत्रों की माने तो कहीं पे कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपॉजिट्स है वो कहीं पे तकरीबन 0.1% के टोटल डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ है। और इसके बाद अगर हम बात करें पीएनबी की, तो कहीं पे 0.8% ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो है वो कर्नाटका स्टेट से आते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो आईएफएल ने ये माना है कि कहीं पे अगर हम 20% अगर टोटल डिपॉजिट्स की बात करें जो कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, तो कहीं पे 0.2% का एक आउटफ्लो जो है, डिपॉजिट आउटफ्लो, वो हमें पीएनबी में से देखने को मिल सकता है। और इसी के बाद आईएफएल ने ये भी कहा है कि कहीं पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज बिजनेस की तरफ से रेवेन्यू आते हैं और इंटरेस्ट इनकम जो आता है लोन के ऊपर, वहाँ पे भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की, तो दोनों बैंकों ने ये कहा है कि कहीं पे जो एमिकेबल रेजोल्यूशन है उसके ऊपर कहीं पे काम करने वाले हैं दोनों बैंक्स जो है। ये बैन जो है उसके पहले, जो कि 28 सितंबर का डेट है, उससे पहले दोनों बैंक्स जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें एसबीआई की, तो उन्होंने ईडी नाउ को ये भी कहा था कि कहीं पे ये जो सब्जेक्ट जो है, मैटर जो है, वो काफ़ी जल्दी रिजॉल्व भी हो सकता है। अगर हम बात करें टोटल रेशियोज़ की, तो अगर हम क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो पीएनबी के जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 73% पे है, एसबीआई का 69.28% पे है। तो कहीं एक हेल्दी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो तो है। इसी के बाद अगर हम बात करें एलसीआर की भी, तो दोनों बैंकों में कहीं पे हमें एलसीआर जो है वो 125% के ऊपर देखने को मिल रहा है। बट एक हेडविंड यहाँ पे भी बनते जाता है, क्योंकि कहीं पे जो आरबीआई का ड्राफ्ट सर्कुलर आता है उसकी वजह से एलसीआर के ऊपर भी इम्पैक्ट होने वाला है। और ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी वजह से एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो हमें इन दोनों बैंक्स में कहीं पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है वो कहीं पे फ्रॉड जो है इसकी वजह से आ सकता है। और आगे जाके एक जो डिलिंक्वेंसीज है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है एसबीआई और पीएनबी के ऊपर। तो डेफिनेटली ये दोनों बैंक्स पे आज हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी खबर बताने के लिए। मेरे साथ विनीत पोलिंजकर भी जुड़ गए हैं। एक काम करते हैं, पहले एक टेक उनसे ले लेते हैं, फिर आपके सामने अर्निंग्स और खबरों वाले शेयर्स दोनों एक साथ रख देंगे। विनीत सर, आपने एक खबर सुनी होगी कि कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि भैया जो सरकारी विभाग है ना, अपने पीएनबी और एसबीआई से अकाउंट बंद करो। ठीक, ये
चलो ठीक है, जो भी बात है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है ना कि पॉलिटिकली भी मैटर है, क्योंकि वहाँ पे है कांग्रेस की सरकार और देश भर में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी लेड गवर्नमेंट है। तो ये एक वैसा ही मैं कॉन्फ्लिक्ट मानूं, या फिर आपको इसके अंदर कुछ और कुकिंग होता हुआ दिखता है, कुछ और आपको दिक्कत दिख रही है पीएनबी और एसबीआई में? उन्होंने कहा विभागीय खाते बंद कर दो, अकाउंट्स सरकारी। बात नहीं पहुंची लगता मेरे को, क्योंकि जिस तरीके से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, विनीत जी से वापस से कनेक्ट करो एक बार आप, ये ना चेक सुनिश्चित करके आओ कि उन तक आवाज़ जा रही है कि नहीं आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप ऑन एयर करोगे ना, तो आप अपना और मेरा दोनों का टाइम बहुत ख़राब करो, और दर्शकों का तो कीमती समय ख़राब करते हो आप। पीसीआर, इस चीज़ को नोट करो कि पहले चेक करो फिर आओ। आगे बढ़ते हैं, जरा अर्निंग्स चेक करवा लेते हैं शरद दुबे से। शरद दुबे, जरा अर्निंग्स बताएंगे, अर्निंग्स कौन कौन से आई हैं? बिल्कुल लास्ट लेग की अर्निंग्स होंगी अब तो। जी बिल्कुल डिम्पी, आप सही कह रहे हैं कि अब सारे मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स जो है 99.99% अर्निंग्स अब खत्म हो चुके हैं, और ऑफ कोर्स निफ्टी की अर्निंग्स तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। अब कुछ नंबर्स है जिस पे फोकस कर लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो यहाँ पे जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स के कारण आपको मुनाफा का नंबर देख रहे होंगे बड़ा दिख रहा होगा, लगभग 340 करोड़ का। ओला इलेक्ट्रिक की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नतीजे देखे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू में लगभग 32% का ग्रोथ आया, एंड ऑफकोर्स बहुत सारे लॉन्चेस की भी अनाउंसमेंट्स कंपनी ने की है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट भी 15% बढ़ा है, और ओवरऑल एबिडा मार्जिन में भी जो है लगभग 124 बेसिस पॉइंट्स का जो है बढ़त आया है। लक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ऑफकोर्स हज़ारी स्टॉक्स में ओवरऑल अच्छे नतीजे देखने मिले, और इसका एक कारण है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स भी हुई हैं। यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मार्जिन 292 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है, ये बड़ा आंकड़ा है। तो ऑफकोर्स लक्स में जो है ऑलरेडी स्टॉक में रनअप भी देखने मिली है हज़ारी स्टॉक्स में, हालांकि नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। जीएमआर पावर की बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में चली गई है, और इम्पॉर्टेंटली एबिडा मार्जिन्स में भी जो एक बहुत अच्छी बढ़त देखने मिली है। तो अच्छी रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशंस हुई हैं। हाल ही में लिस्टेड कंपनी एंटेरो हेल्थ केयर, इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू में जो है बढ़त लगभग 20% के ऊपर हुआ, मुनाफे में भी जो है अच्छी बढ़त देखने मिली है। तो लार्जली हम कह सकते हैं कि आपके कैश सेगमेंट में गुड सेट ऑफ या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स ज़्यादा देखने मिले हैं। बट ओवरऑल भी मैं कहूँगा कि अब जो है नतीजे कंप्लीट हो गए अर्निंग्स के, और अब जो है खबरों वाले शेयर्स उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम्स रहेंगे, खबर रहेंगे, इन पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है अब। अर्निंग्स वाले शेयर्स तो हो ही गए हैं, अब हम एक काम और करते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह भी समझ लेते हैं। शरद, आपके पास कुछ और न्यूज़ हैं बताने के लिए? स्टॉक से न्यूज़ वगैरह कुछ और है आपके पास? डिम्पी थोड़े से हैं जो है हम दर्शकों को जो है मार्क करवा देते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक, आज ओएफएस खुलेगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। 3.3% इक्विटी स्टेक, और जो ओएफएस प्राइस है वो लगभग 486 रुपीज़ का है। और इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ ध्यान है, ये लिख लीजिए, जो कंपनी है बोर्ड कंसिडर करेगी दूसरा इंटरिम डिविडेंड 20 अगस्त को, और यहाँ पे एजेंसी से पता चल रहा है कि ये जो है लगभग 8,000 करोड़ रुपए जो है शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं एज अ डिविडेंड। तो हिंदुस्तान जिंक को ज़रूर जो है अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए। पावरमेक प्रोजेक्ट्स 22 अगस्त को बोनस इशू का मीटिंग है, और 114 करोड़ का ऑर्डर भी आया इनको। सुप्रजीत इंजीनियरिंग नंबर्स तो अच्छे आए थे, और कंपनी ने लगभग 112 करोड़ रुपए का बायबैक की मंजूरी दे दी है, 750 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 2% डिस्काउंट। और ये जो बायबैक होगा ये टेंडर ऑफर के जरिए होने वाला है। एसबीआई ने अपनी एमसीएलआर रेट्स को 10 बेसिस पॉइंट से अक्रॉस टेन्योर्स जो बढ़ा दिया अगस्त 15 को। और लुपिन की बात करें तो इनको एक यूएस एफडीए अप्रूवल आ गया है, लुपिन को एएनडीए अप्रूवल आया है आई ट्रीटमेंट ड्रग को लेके, तो लुपिन को भी जो है अपने नज़र में रखेगा। जिंदल स्टेनलेस ने निकल पिग आयरन यूनिट को कमीशन किया इंडोनेशिया में, और गैब्रियल इंडिया आखिरी स्टॉक रहेगा जिस पे हम फोकस रखेंगे। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, उनकी एफडीआई जेवी हुई है इन अल्फा के साथ। लार्जली कोई बड़े न्यूज़ फ्लोज नहीं आए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस आए हैं जिसको मैंने आपको पॉइंट आउट किया है आज। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये सारी की सारी खबरों वाले शेयर हैं जिन पर स्टॉक्स आज रिएक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एसबीआई के साथ, क्योंकि एसबीआई का जिक्र दो जगह हो गया। एक तो कर्नाटक में उनको झटका लगा, दूसरा एमसीएलआर दरों में करीब 0.1% के आसपास की बढ़ोतरी की है, और 15 अगस्त से दरें लागू हो भी गई हैं। अक्षय जी, एसबीआई हम बार बार देख रहे हैं कि 800 रुपये के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। कर्नाटक सरकार के साथ जो एक तरह से विवाद का मामला है, देखते हैं कि आगे अपडेट्स उस पर क्या आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर झटका तो जरूर है, क्योंकि डिपॉजिट में अच्छा खासा हिस्सा होगा सरकार का और उनकी तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं। एक आज नेगेटिव रिएक्शन के साथ ये खुल सकता है।
सपोर्ट्स लेवल आप क्या देख रहे हैं एसबीआई के लिए और किस तरह से ट्रेड करें इसको? एसबीआई के साथ साथ आप पीएनबी का भी बताइएगा सर। जी, तो बिल्कुल ये दो न्यूज़ जो है इम्पैक्ट तो करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स में। तो लेवल अगर आपको फॉलो करना है तो सबसे पहले एक हल्का सा डबल बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा था स्टेट बैंक में, जो लेवल है 796। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये सपोर्ट के नीचे खुलेंगे, तो 796 से 800 जो है आज का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सपोर्ट अगर हम ढूंढे कहाँ पे है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट और प्राइस सपोर्ट करीबन बैठेगा आपका फिर बहुत दूर, करीबन 760 के आसपास, 760। तो मैं कहूंगा कि जिनके पास शॉर्ट टर्म के एसबीआई के पोजीशन है, पहले हाफ एन आवर में अगर सस्टेन ना हो, 796 के नीचे ट्रेड हो, तो एक बार आप टेम्परेरी ट्रेडिंग एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट क्षेत्र बहुत दूर है, 760 के आसपास है। और कोई भी बाय पोजीशन फ्रेश बनाना चाहे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दे, 800 के ऊपर वापस एक बार सस्टेन होने दे, तो ही आप बाय करने के लिए सोचे। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी में भी सिमिलर एक्शन था। एक हल्का सा सपोर्ट बेस जरूर बन रहा था करीबन 113 पे, पर कोई वॉल्यूम एक्शन नहीं पिकअप हो रहा था। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आज नीचे खुलेगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है सीधा आ रहा है करीबन 100 के आसपास। तो पीएनबी में भी एग्जिट है या नो बाइंग रिकमेंडेड है, एक बार सेटल होने देते हैं, थोड़ा सा वीकनेस एक्सपेक्टेड है। जिनको डे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करना है इन दोनों स्टॉक को, तो पहला हाफ एन आवर का इनमें वीकनेस देख के आप अपने ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, पीएनबी को लेकर, एसबीआई को लेकर ये व्यू। पावर मेक को लेकर खबर है और खबर अच्छी है। एक तो ये कि 22 अगस्त को जो बोर्ड है वो बोनस इश्यू पर विचार करेगा और कंपनी को 114 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये दो खबरें हैं और दोनों ही के दोनों पॉजिटिव हैं कंपनी के लिए। 5675, हालांकि अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो करीब करीब 700-800 रुपए नीचे आकर ये कारोबार कर रहा है पावर मेक। पावर मेक, अंशुल जी जरा इसके चार्ट्स आप चेक कीजिए, किस तरह के आज चाल देख रहे हैं और क्या इसमें कोई तेजी का सौदा लेना चाहिए? अक्षय जी, पावर मेक में 23 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था जिसको रीटेस्ट किया है पिछले 2 हफ्तों में, और स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। ब्रेक रीटेस्ट जो हुआ है लोअर वॉल्यूम्स पे हुआ है, तो यहाँ से फ्रेश बाई कर सकते हैं। 5850 निकलते से स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बनेगा। टारगेट 6450 का पहला रहेगा और 7000 का दूसरा रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ से 5450 का लगाना चाहिए और फ्रेश बाइंग बिल्कुल बनती है। लोएस्ट वॉल्यूम पे रीटेस्ट हुआ है और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैंडल बनी थी वो हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल थी, तो यहाँ से फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। डन। अक्षय पी भागवत, एक बार जरा हेल्प कीजिए हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। आज रिलायंस चलेगा? रिलायंस से एचडीएफसी में से दोनों कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पुल बैक दिखा सकता है? मेरे को इन दोनों शेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। अगर चले तो फिर ठीक है, नहीं चले तो मेरा डाउट और बढ़ जाएगा। है तो रिलायंस को पिक्चर में आना ही पड़ेगा। उस दिन आप देखें तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक इतने दिन तक होल्ड कर रहा था, तो रिलायंस को अपने बिल्कुल सही कहा, पिक्चर में आना ही पड़ेगा निफ्टी को अगर यहाँ से चलना है तो। लेवल वाइज देखे तो एक सपोर्ट जरूर है रिलायंस को, ट्रेडिंग सपोर्ट है 2880 का। इसमें मोमेंटम पिक होगा अगर 2957 बहुत क्रूशियल लेवल है, कम से कम 7 to 8 डेज का एक कंसोलिडेशन का अपर एंड ऑफ द रेंज है। इसको ब्रेक करेगा तो आपको रिलायंस में मोमेंटम पिक होते हुए दिखेगा और ट्रेडिंग बाउंस बैक 3050 तक दिख सकता है। तो मेरा भी मानना है कि रिलायंस मोस्टली सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे निफ्टी को। तो लेवल्स ब्रेक होते हुए आप रिलायंस में बाय पोजीशन बनाएं। एक दो शेयर मैं आपके सामने और चेक करवाता हूँ। पेटीएम पे विनीत सर की कॉल लेता हूँ। पेटीएम पे विनीत सर ने एक बार आपको पहले भी कॉल दी थी, उनको लग रहा था कि बॉटम बन गया है और ये शेयर वापस से चल सकता है। विनीत सर, आपकी रिपोर्ट है ना इस पे? तो पेटीएम पे आपने तो उस दिन असेसमेंट करके मेरे को ये भी बताया था ना कि सारा नेगेटिव इसके अंदर डिस्काउंटेड है। ये सर अच्छा बंद हुआ है। एक महीने में जब बाजार में बहुत कुछ नहीं हो रहा था ना, इस शेयर ने 17% का रिटर्न दिया है। इसका जरा वीकली भी दिखाना। एक हफ्ते में जब मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा और थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर हैवी थी, तब भी शेयर ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा। एक बार जरा वीकली चार्ट पे दिखाना, 1 वीक चार्ट। ये रहा 7 डेज में सर 10%। सर ये ठीक है ना, एक इन्वेस्टर्स को आना चाहिए ना पेटीएम में? आप बता भी रहे थे कि हाँ पेटीएम बड़ा टारगेट के साथ होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो सारे डिजिटल पेमेंट एप्स है ना, मोस्टली जो लार्ज स्केल पे ट्रेड करते हैं, उनमें पेटीएम सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और हमें लगता है कि इसका अभी जो भी बुरा वक्त था वो चला गया है, कंपनी कंसोलिडेशन फेज पे, और यहाँ से आप काफी अपसाइड देखेंगे इसमें।
ठीक है, काफ़ी अपसाइड का मतलब क्या सर? 1000 रुपये का हो जाएगा? अगर मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं आज ही यहाँ लेना से चाहता हूँ 50 to 538 रुपये में, 60% अपसाइड 1000 रुपये का आपको टारगेट रखो। 18 to 24 मंथ्स में मिल सकती है। 50% में अगर कैलकुलेट करता हूँ सर, वो 250 रुपये बनते हैं करीब करीब, 250 से 300 रुपये, यानी कि मेरा रफ टारगेट बनेगा 800 रुपये तक का, 750 से 800 तक का। मैं अगर आपका 50% अराउंड दोस कैलकुलेशन लेवल्स डालूँ आपको तो आए। ठीक है सर, डन। अगर भाई देखो, ठीक है, डन सर, एग्री पॉइंट टेकन। अब एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से बहुत बुरे से टूटा था। उस शेयर का नाम था पिरामिल एंटरप्राइजेज। बड़ी मेहनत करके 1000 आया, लेकिन एक ही रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने कहा नहीं शेयर के अंदर दिक्कत है, वैल्यूएशन खराब है। एक ही दिन के अंदर शेयर 10% टूट गया। 10% चलने में इसको मेहनत लगती है, लेकिन एक ही दिन में 10% टूट गया। अंशुल जैन, एक बार जरा इस शेयर को वापस से चेक करो, एक अटेम्प्ट और लें या छोड़ दें पिरामिल एंटरप्राइजेज को? देखिए डिम्पी जी, इसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। इसमें 32 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था और खराब न्यूज की वजह से एक ही कैंडल में और हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ उस कैंडल ने सपोर्ट जोन को तोड़ा है। तो लॉन्ग्स कंप्लीटली ट्रैप्ड है। 910 के नीचे सारे स्टॉप्स थे जो कटे हैं और अभी और फ्लश आना बाकी है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो नीचे में आता है 823 रुपए का आता है, 823 तक इमीडिएट आ सकता है। तो 823 के आसपास अगर वहां पे रिजेक्शन कैंडल बनती है तो बाइंग कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर नहीं बनती है तो फिर स्विंग लो जो 740 के आसपास तक था वहां तक ये नीचे जा सकता है। बट 823 तो आता हुआ दिख रहा है, तो लॉन्ग साइड में तो एटलीस्ट अवॉइड रहेगा। अवॉइड करने की रिकमेंडेशन, देखिए चार्ट हमने आपको ऑलरेडी पहले भी एक बार शेयर किया था और एक फनल भी आपको बताई थी कि देखिए पहले कितना बड़ा गैप था, धीरे धीरे जिग जैग करते करते आप एक ब्रेकआउट के कगार पर आ गए थे। ब्रेकआउट हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ भी, लेकिन ये फेल हो गया। वापस से आप उसी फनल के अंदर आके फंस गए हो, तो इसलिए कुछ मत करो। ये जो सर आपको 823 का सपोर्ट बता रहे हैं ना, ये वही एरिया है जहाँ पे लाइंस खिंची हुई है। ये आपके सामने मैं मार्क कर रहा हूँ बाकायदा। तो थोड़ा पिरामिल एंटरप्राइज को और समय देने दो, वापस हील होने दो, ठीक होने दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक शेयर मेरे को और चेक करवाना है, वो है वी गार्ड का। अच्छी क्लोजिंग मिली, उसके बाद क्या और चलेगा? एक बार अक्षय पी भागवत आप चेक करना। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मैं सुपरस्टार पता कर रहा था, और वी गार्ड, इसमें क्या करें सर? ये साल का हाई भी टेस्ट किया इसने लास्ट सेशन में। प्रायर ट्रेडिंग सेशन में, पर एक ही दिक्कत है कि शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे काफी ओवर बॉट है स्टॉक। दूसरी बात है कि इसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस प्राइस में बनते हुए दिख रहा है, और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे डेली कैंडल भी देखें तो काफी भारी इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली है फ्रॉम दी हाई लेवल्स ऑफ 575 टू क्लोजिंग ऑफ 517। तो क्लियर इंडिकेशन है कि काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। थोड़ा सा स्टॉक एक स्टेबिलिटी ढूंढेगा क्योंकि बहुत बढ़िया मोमेंटम 3 दिन में हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको एक डिप 500 के करीब मिल सकता है री एंट्री के लिए। तो जिनको री एंटर करना है वो 500 के लेवल के लिए वेट करे, वो लेवल जरूर आपको जल्दी मिलेगा। जिनके पास है शेयर, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है वो बने रहे, 500 पे आप एवरेज कर सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 470 तक बना सकते हैं। स्टॉक आने वाले दिनों में वापस 570 री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू है, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनेगी वी गार्ड में। ये बाइंग ऑन डिप्स की है। एक्चुअली मैंने आपको ये चार्ट इसलिए भी दिखाया और मैं आपको इसलिए भी पूछा, ये चार्ट आपको ध्यान है हमने रजत बॉस से भी यही क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने एक पैराबोलिक की डेफिनेशन आपको बताई थी कि पैराबोलिक मूव जब आता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। ये वी गार्ड का चार्ट ही था जब हम डिस्कस कर रहे थे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी, इसलिए मैंने चार्ट आपके लिए दिखाया। ये देखिए, ये उस बार का वॉल्यूम पहला, ये आपको बड़ी कैंडल दूसरी दिखी, और ये लास्ट बार में आपको तीसरी बड़ी कैंडल दिखी। 3 बार में कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम है। पहले 2 बार का वॉल्यूम शेयर को ऊपर स्पीड से लेके गया, तीसरी बार का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर से नीचे लेके आया है। ये थोड़ा सा चेक करने वाला होता है। हालांकि बाय कॉल है, ये बाय वॉल्यूम है, इसलिए आपको कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं कहेगा कि शेयर से बाहर आ जाओ, बट वो ये ज़रूर कहेगा कि बाइंग ऑन डिप्स करो, जो अभी आपको अक्षय पी भागवत ने भी कहा है। एक काम करते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी तैयार हैं आपके लिए, और वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करता हूं HAL से। यहाँ पे 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, जेफरीज और CLSA। दोनों ने खरीदारी की सलाह दी है। जेफरीज का टारगेट 5725 का है और CLSA का 4731 का टारगेट है। यहाँ पे इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, और जो मार्जिन है उसमें सेकंड हाफ में शायद आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि Q1 जो है वो थोड़ा वीक रहा है। टारगेट जो है 925 से बढ़ा के 1000 का कर दिया है। इनका कहना है कि पीएस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी वेल प्लेस्ड है, और आगे चल के कंपनी के मार्जिन, कैश फ्लो जो है और रेंटल ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है अपने पीएस के मुकाबले।
मल्टीपल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हीरो मोटो यहाँ पे CLSA और एक्वेरियस की रिपोर्ट आई है और दोनों ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। आपको याद होगा वेडनेसडे को जब इस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी तब स्टॉक में एक अपटेक भी देखने मिला था। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। CLSA प्राइस टारगेट 5700 से बढ़ा के 5280 से बढ़ा के माफ़ कीजिएगा 5700 किया है और एक्वेरियस ने भी 4985 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 5990 कर दिया है। इनका कहना है कि आगे चल के आपको वॉल्यूम्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ M&M पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल 3304 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहे हैं और नमूरा ने भी कोई प्राइस टारगेट चेंज नहीं किया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 3417 के प्राइस टारगेट के साथ। और आखिरी में इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ओला इलेक्ट्रिक पे। HSBC ने अपने कवरेज की शुरुआत की है और प्राइस टारगेट देखे यहाँ पे 140 रुपये का दे रहे हैं। इनका कहना है कि आगे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन लेवल जो है वो थोड़ा कम है जो आगे बढ़ेगा, जो इसके चलते थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे लीवर्स है जिसके कारण इन्होंने ओवरऑल जो है यहाँ पे इनिशिएट किया है कवरेज। हालांकि कुछ डाउनसाइड रिस्क जो है वो भी ये देख रहे हैं इस कंपनी में। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो गिफ्ट निफ्टी अच्छे गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है और दो और सेक्टर आज फोकस पर रहेंगे ग्लोबल संकेतों के चलते, वो हैं IT और मेटल। विनीत सर, अगर हम IT की बात करें तो अमेरिका से देखिए बड़े अच्छे संकेत आए हैं, मतलब रिटेल बिक्री वहाँ पर बढ़ी है, महंगाई कम हुई है, जॉबलेस क्लेम्स भी कम हुए हैं, तो ये कुछ अच्छे डेटा निकल के आए हैं। आपको लगता है कि ये पुश करेंगे, प्रोपेल करेंगे जो IT स्टॉक्स हैं भारत के, और अगर हाँ तो आपकी पसंद कौन सी है, कौन कौन से शेयर फोकस में रखने चाहिए? दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आफ्टर इलेक्शंस इन द US सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो उसके चलते हमें लगता है कि IT स्टॉक्स में ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बने, क्योंकि जिस तरह से वहां पे जॉब लॉसेस हो रही है, सब जैसे चल रहा है, हमें नहीं लगता कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। तो अगर आपको IT स्टॉक्स में एक्सपोजर रखना है तो कम रखिए और इसमें ट्रेडिंग पोजीशंस रखिए। और हमें लगता है कि TCS, इन्फोसिस, मैस्टेक और परसिस्टेंट कंप्यूटर्स, ये जो 3-4 शेयर जो मैंने आपको बताए, ये बेटर ट्रेड करेंगे कंपेयर टू द सेक्टर। ठीक है, परसिस्टेंट, TCS ये कुछ बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयर हो सकते हैं। HAL को लेकर रिपोर्ट्स आई हैं, हालांकि HAL को हमने देखा है कि अपनी ऊपरी स्तर से 5600 रुपये का शेयर था, अभी 46 रुपये के आसपास का शेयर है, लेकिन रिपोर्ट्स इसको लेकर अच्छी हैं जेफरीज की और CLSA की। CLSA की आउट परफॉर्म की रेटिंग है 4731 का लक्ष्य है, लेकिन जेफरीज का लक्ष्य बड़ा है 5725 रुपये का। अक्षय जी, HAL पर आपसे व्यू चाहिए। जेफरीज का ये कहना है कि 3 से 5 साल में डबल डिजिट ग्रोथ संभव है और सेकेंड हाफ में आय और मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। HAL कैसा लग रहा है आपको चार्ट? का रिसेंट कुछ दिनों में दौर देके काफी बिकवाली का शिकार हुआ है। 5600 से लेके करीबन 4500 तक बिकवाली बनी है, पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस बनने के खोज में है। ओवरऑल थोड़ा मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो 4400 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है HAL का, और यहाँ से जो आपका रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ है, अगर आप यहाँ पे बाय करें तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि खोने के लिए सिर्फ करीबन 200-300 रुपए है, और यहाँ से अगर रिकवर होता है तो टारगेट एरिया 5200 से लेके 5300 तक बन सकता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपको करंट रेट में एक्यूमुलेट करना चाहिए, पर ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेड नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5300 तक छूने के लिए। तो बाय करें, पर थोड़ा सा ट्रेड को टाइम दे, मिनिमम 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन आपको ये ट्रेड में बना के चलना है, तभी जाके आपका 5300 का टारगेट बन सकता है। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है HAL में। लक्स इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं। अंशुल जी, आपसे राय जानना चाहेंगे, आपकी कैश वाले शेयरों पर पकड़ भी अच्छी है, नतीजे इसके काफ़ी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि डबल हो गया है, 121% का उछाल है और मार्जिन 5% से बढ़ के हो गया है 8%। तो मार्जिन के फ्रंट पर भी बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस कहेंगे। मार्च की बात करें 1000 रुपये के आसपास का शेयर था, फिर ये 2500 का भी हो गया, अभी 2200 2250 रुपये के आसपास का शेयर है। ये लक्स क्या करना चाहिए? नतीजे काफी शानदार हैं।
कि लक्स में भी वही प्रॉब्लम है जो अभी वी गार्ड में थी। इसमें 52 हफ्तों का बेस बना था जहां से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है। शॉर्ट टर्म में ओवर एक्सटेंडेड है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बट शॉर्ट टर्म में ओवर एक्सटेंडेड है। डिप्स पे कहीं भी 2000 से 1950 के बीच में मिलता है तो ये बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वहां से नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम जब स्टार्ट होगा तो 2700 2750 स्टॉक जा सकता है, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। डिप्स पे बाई करना बेहतर रहेगा। 1950 2000 ये एक मेजर सपोर्ट जोन बन के उभरेगी, वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है, चला बहुत है, इस लेवल पर आपको खरीदने में थोड़ा सा रिस्क है। हो सकता है कि नतीजों के दम पर आज ऊपर खुले, लेकिन आपको वेट करना है। अगर आपको लेना है तो इसको वेट करना है, थोड़ा सा नीचे आए 1900 रुपये 2000 रुपये के आसपास मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप देखिए 1000 रुपये सीधे 2500 रुपये शेयर हुआ है 6 महीने के भी कम के टाइम फ्रेम में। तो ये चीज़ आपको जरूर नोटिस करना चाहिए कि क्या वैल्यूएशन प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक और शेयर जिसके नतीजा है वो है ग्लेनमार्क फार्मा का। ग्लेनमार्क की भी चाल जो रही है ना वो कमाल की रही है, मतलब थकान दिखाई नहीं है शेयर ने। अक्षय जी, नंबर्स की बात करें, इसके भी हम देख रहे हैं कि मार्जिन के फ्रंट पर प्रदर्शन बहुत अच्छा है, 14.5 से 18% का मार्जिन है। और अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 34-35% का उछाल इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मल्टीफोल्ड जंप है। ग्लेनमार्क फार्मा लगातार अपवर्ड मोमेंटम में शेयर है। ये कहां तक के टारगेट देख रहे हैं और क्या इस तेजी को राइड करना है या फिर जिनके पास है वो बने रहें? एक तरफा मूव चला है ग्लेनमार्क में। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखे तो करीबन 1100 से लेके 1500 का वन वे मूव रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पे ग्लेनमार्क में। तो बहुत ही ओवरबॉट है स्टॉक करंट रीडिंग पे। तो नई खरीदारी करने के तो मौके मैं नहीं देख रहा हूँ इसमें, क्योंकि एक डिप बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाना बहुत ही रिस्की बनेगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रहे। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, जिनके पास है शेयर उनको बने रहना है। 1400 का एक पोजिशनल बेस बन चुका है, तो आपका रिवाइज स्टॉप लॉस अभी 1400 के नीचे बनेगा। नई खरीदारी करनी है तो आप 1450 के डिप के लिए वेट करें। ओवरऑल टारगेट प्रोजेक्शन फिलहाल 1540 तक बनता हुआ दिख रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू। हीरो मोटो पर ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट आई है वो अच्छी आई है। इक्विरस की खरीदारी की राय है, 5990 रुपए का टारगेट है। सीएलएसई की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 5700 रुपए का टारगेट है। हालांकि नतीजे जो आए थे थोड़े से निराशाजनक थे, लेकिन नतीजों के बाद जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई ना वो बड़ी सॉलिड थी कि रूरल डिमांड में हम ग्रोथ देख रहे हैं और अक्रॉस द वर्टिकल चीजें ठीक दिख रही हैं हीरो मोटो को। और एंट्री लेवल की खास तौर से 125 सीसी में मजबूत डिमांड लगातार बनी हुई, ये कुछ कमेंट्री आई थी। आज अच्छे रिपोर्ट्स हैं सीएलएसई की और इक्विरस की। हीरो मोटो पर इक्विरस ने ये एक एनालाइज किया है कि 13 तिमाहियों के बाद सबसे ज्यादा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अंशुल जी, हीरो मोटो आपका व्यू चाहिए, क्या करें? 5072 रुपए का भाव है ये परसों का। देखिए बिल्कुल सपोर्ट पे आके क्लोज किया है। अगर यहाँ से पॉजिटिव अगर मार्केट रिएक्ट करता है और 51 को निकलता है तो मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। ऊपर में 5300 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट अगर 5100 शॉर्ट टर्म में क्रॉस नहीं करता है तो फिर थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में रहेगा। 4830 मेजर सपोर्ट है, तो आपको 4830 के पास मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं, या 5100 के ऊपर मिले तो ब्रेकआउट पे बाइंग कर सकते हैं। दोनों केस में पहला टारगेट 5300 और उसके बाद जो स्विंग हाई बना है 5600 के आसपास, वहां तक स्टॉक जा सकता है। स्ट्रक्चरल बुल रन में है। शॉर्ट टर्म में हल्का सा करेक्शन आया था जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड लग रहा है। 5100 के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5100 रुपए के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहे कुछ खबरों वाले शेयर या फिर वो शेयर जिनके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की बहुत तगड़ी वाली रिपोर्ट्स है। अब वो शेयर जानेंगे जहां पर आपको ब्रेकआउट की उम्मीद करके चलनी चाहिए और आपके लिए मौके बनेंगे। रोज ऐसे शेयर तलाशते हैं आपके लिए डिम्पी, और आज भी हमारे साथ हैं तैयार। डिम्पी, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। या ब्रेकआउट शेयर्स हमारी कोशिश होती है कि आपको उन सारे शेयर्स में से
छांट के एक का दुक्का कोई ऐसा शेयर बता दिया जाए ताकि अपने वित्तीय सलाहकारों को आप थोड़ा हिला पाएँ, उनको पूछें कि भाई देखिए ये शेयर है, हमको 18 स्वदेश से मिला है, हमको बेहतर शेयर लग रहा है, हमारा अपना कन्विक्शन भी है, तो हमें क्या बाय करना है कि सेल करना है। डिस्क्लोजर हम फिर से दे दें, ये हम शेयर सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पे आपको ढूंढ के अच्छे से डाटा को स्टडी करने के बाद आपके पास रखते हैं। सारा प्रॉफिट एंड लॉस ये आपके अकाउंट में निजी तौर पर जाएगा, इसलिए आपको अपना रिग्रेसली स्टॉप लॉस को, टारगेट को फॉलो करना है, और दूसरा कन्विक्शन हाई होने पर ही ट्रेड लेना है, तीसरा अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के भी लेना है। तो ये ब्रेकआउट शेयर है। तो आज हमने फिर से आपके लिए 2 शेयर निकाले हैं। एक तो रेंज का शेयर है, लेकिन एक रेंज को बिल्कुल तोड़ने वाला शेयर है। तो मैं पहले तोड़ने वाला शेयर लेके आता हूँ। उस शेयर का नाम है EPL लिमिटेड। EPL जब इसका नाम आया ना, तो मेरे को भी एक बार देखना पड़ा कि इसका EPL नाम क्यों है। मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। ये SL प्रोपैक लिमिटेड है। आप इसको पहले देखते होगे SL प्रोपैक के लिमिटेड के नाम से, अब इसका नाम EPL लिमिटेड हो गया क्योंकि टेक ओवर हो गई थी कंपनी। पहले ये जी ग्रुप की कंपनी हुआ करती थी। आपको ध्यान है, आप ये देखिए 1 2 3 बार का फॉलिंग चैनल है जो बना है वीकली बेसिस पर, उसका ब्रेकआउट हो गया और पीछे आ गया ज़बरदस्त वॉल्यूम। ये मैं आपके लिए नोट करवा रहा हूँ। मैं फिर से थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसके अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम आया और पूरे चैनल का ब्रेकआउट है। एवरेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आप अपनी स्क्रीन से नोटिस कर रहे होंगे। इसलिए ये शेयर की लास्ट क्लोजिंग भी आप चेक करेंगे ना, तो बहुत ही शानदार है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मूव इस शेयर के अंदर आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 280 और 300 तक भी चला जाए। तो क्या इस शेयर को हमको लेना है कि नहीं लेना, प्लस करना है कि नहीं करना? 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। ये ट्यूब्स बनाती है, जो आप पेस्ट जिससे निकालते हैं ना, ये वही ट्यूब्स बनाती है। दवाइयों के लिए भी, फार्मास्यूटिकल्स में भी, FMCG में बड़ा काम है। और आपको पता है FMCG और फार्मास्यूटिकल्स दो ऐसे सेगमेंट है जो इस समय टिपिकली थोड़ा ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये शेयर मेरी लिस्ट में आया है। मैं एक बार इसको जरा अंशुल जैन से पता करके इसको नोटिस करवाता हूँ। अंशुल सर, एक बार जरा देखना ये EPL लिमिटेड, इसके अंदर अभी क्या किया जाए? EPL हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के बाद ये 4 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है, और जो 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन था, ये VCP का राइट साइड टाइटली बिल्ड हुआ है और वहां से ब्रेकआउट आया है। जनरली जब 149 वीक्स का बेस ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में 50% की अपसाइड बहुत आराम से बनती है। तो यहाँ से हम मान के चल रहे हैं कि 350 360 तक के टारगेट आपको बहुत आराम से मिलेंगे, और उसके ऊपर अगर निकलता है और वो वर्टिकल वाला मूव आता है तो हो सकता है 390 तक एक्सटेंड कर ले। बट सेफर साइड 290 292 का स्विंग हाई है, वो पहला टारगेट पकड़िए, और 350 दूसरा टारगेट पकड़िए। हाई लाइकली है कि स्टॉक 350 आपको अगले 2 से 3 महीने में दिखा देगा। तो इसको थोड़ा सा एक स्विंग बेसिस पे लेना चाहिए। इंटरडे या 1 to 2 वीक्स का नहीं, ये 1 से 2 महीने का कॉल है। अगर पकड़ के चलते हैं तो 340 350 की रेंज बहुत आराम से मिलेगी। शेयर हम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें स्विंग एक दिन का नहीं होगा, बल्कि आपको थोड़ा होल्ड करना है। अच्छे शेयर्स होंगे, साफ सुथरे शेयर्स होंगे, और अगर आपके पास उनकी शेयर्स की होल्डिंग है तो आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। दूसरा शेयर मैं आपके लिए लेके आता हूँ, वो है HDFC बैंक। हालांकि आप बोलेंगे HDFC बैंक में सर ऐसा क्या हो गया कि आपने HDFC बैंक को चुना? मैं फिर भी HDFC बैंक को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि इसकी छोटी सी रेंज है। ये मैं चार्ट में आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो छोटी सी रेंज है 1600 वाली है, क्योंकि यहाँ पर आके करीब करीब इसका 50 दिन का एवरेज बनता है। और इस 1700 1 2 3 4 5 बार इसने 1700 के लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन ये 1700 ब्रेक नहीं कर पाया। तो एक बार मैं अक्षय पी भागवत से भी ये समझ लेता हूँ, क्या वापस टेस्ट करने के लिए जा सकता है 1700? एक और चीज़, अगर ये 1700 वापस टेस्ट करने के लिए जा सकता है तो शेयर बंद हुआ हुआ है 16 के आसपास में, ठीक है, 1600 के आसपास में। तो हमारे पास तो सीधा 100 रुपये है कमाने के लिए। मैं ट्रेडिंग नहीं भी करूं, मैं सिर्फ इसको पोजीशनिंग भी कर दूं ना कि मैं लेके छोड़ दूं, तो क्या मेरे को इसी हफ्ते 100 रुपये मिल सकते हैं? अगर इसी हफ्ते 100 रुपये मिलेंगे फिर मैं देखूंगा कि 1700 वाली ये रेंज पूरी मेरी पार हो रही है कि नहीं हो रही है। टिल मैं कम से कम 100 रुपये तो कमाऊँ पोजीशन लेके। अक्षय पी भागवत क्या कहते हैं आप? 1590 का लगाएं स्टॉप लॉस, जो हैंस प्रूव्ड है। ये नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है ये 1590 ही है, इसका लगाएं सर एक स्टॉप लॉस और प्लस कर लें इसको। 100 रुपये भी मिलेगा, पोजीशन भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। अगर ट्रेडिंग का नज़रिया है तो मैं 1580 तक रखना चाहूँगा। थोड़ा सा एक और 10 पॉइंट का बफर बनाना चाहूँगा। सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ है
तो आज जिस तरीके का ओपनिंग है, आज शायद ऊपर ही खुले और 1615 1620 के आसपास खुले एचडीएफसी बैंक। तो 1580 का स्टॉप लॉस बना के आप री अटेम्प्ट, जो फिफ्थ री अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं आप, 1700 वहां तक आप टारगेट एरिया बनाए। बाकी जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उनको तो बने रहना है, थोड़ा सा चॉपी फेज है, बट ओवरऑल पांच बार री अटेम्प्ट कर चुका है 1700। जब भी करेगा ब्रेकआउट तो बहुत ही पावरफुल रहेगा। तो एक पोर्टफोलियो वाला जरूर शेयर है ये, जिसको आपको एक पोजिशनल व्यू से बने रहना है। पोजिशनल व्यू से बने रहना है। ये 5 बार का मैंने आपको 1700 की हिटिंग भी दिखा दी है कि 1 2 3 4 ये 4 बार इनफैक्ट है, और ये आपके लिए एक बड़ा ब्रेकआउट वापस से बन सकता है। बट टिल 1700 तक आपके लिए ट्रेडिंग कम एक पोजीशनिंग है शेयर की, मेरे को कि लेके पोजीशन डालने। 1580 का एक स्टॉप लॉस भी दे दिया। और दूसरा शेयर जो था हमारा वो ईपीएल लिमिटेड था। अंशुल जैन ने उसके बारे में भी ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ईपीएल लिमिटेड के अंदर भी एक बड़ा मूव आपको, एक स्ट्रांग मूव आपको तैयार है बनने के लिए, और ये हमने चार्ट भी आपको दिखाया है कि किस तरह से ये एक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। गुड वॉल्यूम, बट थोड़ा पोजिशनली आपको रखना होगा। तो 2 शेयर आज के हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से इस सीरीज़ आपको पसंद भी आ रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे आप, और अपने वित्तीय सलाहकारों से कृपा करके पूछ के ही आप ट्रेड लीजिएगा। सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम तो सिर्फ इंटेलेक्चुअली आपके सामने चीज़ें रख देते हैं। कॉल आपकी है, आपको बाय करना है कि नहीं करना है। बैक टू स्टूडियो। कुछ ब्रेकआउट वाले शेयर हो गए डिब्बी की तरफ से, जहां पर आपको आज फोकस करके चलना है। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जरा जानते हैं। एक कंपनी है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, 550 रुपए का भाव है, लेकिन कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि उन्होंने 750 रुपए के भाव पर बायबैक को मंजूरी दी है। 112 करोड़ रुपए का बायबैक कंपनी करेगी, लेकिन जो इक्विटी जो कंपनी वापस खरीद रही है वो है 1.1% का। टेंडर ऑफर के जरिए ये बायबैक किया जा रहा है। विनीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो बताइए कि सुप्रजीत इंजीनियरिंग कंपनी आपको कैसी लग रही है, और मान लीजिए बायबैक में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो क्या अपने शेयर टेंडर करने इसमें जब भी खुले ये? नहीं, देखिए, सुप्रजीत इंजीनियरिंग एक फैंटास्टिक कंपनी है। इन्होंने बहुत बढ़िया तरह से अपने वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है। हमें लगता है कि ये शेयर आपको होल्ड करना चाहिए, टेंडर नहीं करना चाहिए, और इसका मैक्सिमम लाभ लेना चाहिए आप। ठीक है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग को लेकर ये व्यू। इस बीच एक खबर आ रही है कि आज शाम 5 बजे कैबिनेट की और सीसीईए की, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक संभव है। देखते हैं कि एजेंडे पर क्या होता है, लेकिन 5 बजे बैठक होनी है। कोशिश करेंगे कि इस पर डिटेल्स आपके लिए हम लेकर आएँ। लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं आपके लिए 9 के 9 रत्न लेकर। शरद, बताइए कौन से आज शेयर फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है एसबीआई पीएनबी फोकस में रहेंगे। थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है यहाँ पे। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है क्लोजर किया है इनके अकाउंट्स का एसबीआई और पीएनबी के साथ, क्योंकि नॉन रिफंड हुई है कुछ डिपॉजिट्स। इस मामले के ऊपर लुपिन हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा, जहाँ पे यूएस एफडीए अप्रूवल आई है उनके आई ट्रीटमेंट के ड्रग को लेके। तीसरा स्टॉक रहेगा आपका जिंदल स्टेनलेस, जहाँ पे उन्होंने कमीशन की है निकल पिग आयरन यूनिट, और वे इंडोनेशिया मार्केट में है, तो स्टॉक को अपने रडार में रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक, इनका एक ओएफएस होने वाला, और आज जो है खुलने वाली है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जो टोटल ओएफएस साइज़ है 3.31 करोड़ का है, जो फ्लो प्राइस है 486 रुपीज़ पर शेयर पे है, यानी कि तकरीबन 14 से 15% डिस्काउंट पे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि बोर्ड सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगी अगस्त 20 को। पावर मैक प्रोजेक्ट्स हमारा 5वां स्टॉक रहेगा फोकस में। 22 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे वो करेंगे कंसिडर बोनस इश्यू, और इसके अलावा 114 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर अनाउंसमेंट भी आया है। हमारा 6वां स्टॉक रहने वाला है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, और बोर्ड ने 112 करोड़ का शेयर बायबैक का अप्रूवल दिया है। जो बायबैक प्राइस है 750 रुपये का, यानी कि लगभग 2% डिस्काउंट पे, और ये बायबैक टेंडर ऑफर रूट के जरिए होगा। 6 स्टॉक्स के बाद हमारा 7वां स्टॉक है जीएमआर पावर। यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। और उसके अलावा एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन भी पास हुआ है बोर्ड से, जहाँ पे लगभग 3000 करोड़ रुपए वो रेज करने वाले हैं। हमारा 8वां स्टॉक रहेगा ओला इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स आए हैं यहाँ पे। और HSBC की भी एक इनिशियल रिपोर्ट आई है बाई का, और टारगेट प्राइस है 140 रुपीज़ पर शेयर का। आखिरी स्टॉक हमारा रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, जो हमारा आखिरी स्टॉक है। यहाँ पे फोकस में रहेगा भारती हेक्साकॉम। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट आउट परफॉर्म रखा है, जो टारगेट प्राइस है 1480 रुपीज़ पर शेयर पे रखा है। और वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ और रिटर्न मैट्रिक्स है यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है, और अच्छी तरह उसको मिरर कर रही है एयरटेल के इंडिया मोबाइल ऑपरेशंस को लेके। तो यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया बन रहा है भारतीय हेक्साकॉम में। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है
जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकती है। ठीक है, ये 9 के 9 शेयर आपके फोकस में होनी चाहिए। टेलीकॉम स्टॉक्स को लेकर रिपोर्ट भी आई है और जैसा कि शरद बता रहे हैं कि मैक्वारी की इस पर जो टारगेट है भारतीय हेक्सकॉम पर 1480 की है, लेकिन भारतीय एयरटेल पर 1630 रुपए का लक्ष्य है और उस पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग है। अक्षय, आप जरा बताइए, टेलीकॉम में अगर मान लीजिए किसी को ट्रेड करने का मौका देखना हो, क्या भारतीय एयरटेल ठीक है या फिर वोडाफोन आइडिया जो सबका फेवरेट बना हुआ लगातार, उसमें मौके देखें? जी देखिए, भारतीय एयरटेल अगर कंपेयर करें दोनों, तो अगर आप ट्रेडिंग मोमेंटम गेन्स या शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए स्टॉक्स चेस कर रहे हो तो भारतीय एयरटेल वो सेटअप फिट करेगा, क्योंकि गए काफी ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड एक्शन है, पर एक क्लैरिटी बन पा रहा है कि 1420 कहीं ना कहीं एक बेस है और स्टॉक अभी वापस एक मोमेंटम लॉन्च की तैयारी में है। जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक 1550 या 1570 तक छू सकता है, तो आप भारतीय एयरटेल मोमेंटम ट्रेड के तौर पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1425। और वोडाफोन आइडिया का प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया है, बट वही है कि ये एक इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सा 2-3 महीने होल्डिंग वाला काउंटर है। इसमें टारगेट करीबन 23 से 25 तक बनेगा, पर ट्रेड को आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। ओवरऑल 15 का एक बेस बन चुका है और स्टॉक धीमी गति में चल रहा है, पर कभी भी मोमेंटम लॉन्च हो सकता है। पर मिनिमम 3 महीने की तैयारी से आप बाय कीजिए, तो फिर आपका टारगेट 23 से 25 तक बनते हुए दिखेगा। 3 मिनट रह गए हैं मार्केट ओपनिंग में, 3-3.5 मिनट। दोनों टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ तैयार हैं, अंशुल और अक्षय पी भागवत। आप जरा स्पीड से बताते जाइएगा, प्रोड्यूसर साहब स्टैंप लगाते जाएंगे, उसमें करना क्या है, बाय सेल और स्टॉप लॉस भी हो तो और अच्छा होगा, आप बताते जाइएगा सर। मैं जरा स्पीड से लूँगा, स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू कर रहे हैं। पहला शेयर है IRCTC। अंशुल जरा देख के बताइए, IRCTC प्लस करें आज के नहीं करें? देखिए, आईआरसीटीसी में एक बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है। अगर 909 टूटता है तो फिर इमीडिएटली 845 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो यहाँ पे बाइंग की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, मना हो गया पहला शेयर ही। दूसरा शेयर है ICICI सिक्योरिटीज़, जरा ये देख के बताइए ये चलेगा सर? अंशुल जी खुलते प्लस करें ICICI सिक्योरिटीज़। देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में, इसमें कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 792 पे। इमीडिएट टारगेट लग रहा है 840 और उसके ऊपर 890, तो इसको खुलते ही से बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस अब जो बनेगा वो 780 का क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। एक और शेयर है जिसको आप बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे, आपके रिकमेंडेशन से हमने 31-32 का लेवल छुआ है, वो है SBC एक्सपोर्ट्स। आज भी बड़ा ब्रेकआउट करने की तैयारी है सर, ये 35 हो जाएगा, 35-36? बिल्कुल हो जाएगा। इसमें वीकली चार्ट पे बड़ा बेस बना हुआ है ऑलमोस्ट 6 महीने का, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 30 रुपए 50 पैसे, 30 रुपए 40 पैसे का क्लोजिंग बेसिस पे, और इमीडिएट टारगेट इसमें 38 रुपीज का निकल के आ रहा है। एक और शेयर पता कर लेते हैं, वो है इन्फोसिस। क्या अक्षय पी भागवत आज खुलते इन्फोसिस प्लस कर लूं? खुलते इन्फोसिस जी, तो खुलते इन्फोसिस प्लस कर सकते हैं। 1895 और 1910 ये दो टारगेट एरिया है। स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 1810 का। ठीक है, डन। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है, ये भारत फोर्ज करके है, एक बार जरा चेक करना अक्षय पी भागवत। भारत फोर्ज खुलते प्लस कर लूं? जी, शॉर्ट टर्म के लिए प्लस कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग के लिए श्योर नहीं हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट बेस बन चुका है। 1540 का स्टॉप लॉस और 1650 से 1675 का टारगेट एरिया बनेगा। अंशुल जैन, पेनेशिया बायोटेक खुलते प्लस करूं? पनेशिया PANACEA, पनेशिया बायोटेक खुलते प्लस करूं? बिल्कुल प्लस किया जा सकता है। इसमें काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है और ये हमारी वॉच लिस्ट में भी है, तो यहाँ से कम 7-8% का मूव तो मिलना चाहिए। और अगर थोड़ा सा 3 से 4 महीने का टाइम देते हैं तो 20-22% तक का अप मूव मिल सकता है। तो स्टॉक को अगर 2 से 3 हफ्ते के लिए ले रहे हैं तो फिर 199 का टारगेट रहेगा, बट 3 महीने का समय देते हैं तो 240 रुपए तक का स्टॉक में टारगेट मिल सकता है। क्या बाय के स्टैंप लगा दो, पनेशिया बायोटेक पे भी खुलते प्लस हो सकता है। इसके अलावा PNB हाउसिंग, एक बार जरा ये बताइए PNB हाउसिंग। अंशुल आप ही बताइए, PNB हाउसिंग खुलते प्लस करूं? इसमें खुलते प्लस करने की जगह 845 के ब्रेकआउट के बाद अगर लॉन्ग करते हैं तो फिर मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा।
920 का रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक जाएगा और 920 निकलता है तो फिर बड़ी तेजी डेवलप होगी। तो 845 के ऊपर बाई रहेगा 920 तक के लिए। ठीक है, डन। अब तो खैर मार्केट ओपनिंग का ही समय हो गया। आज अच्छी बात यह है कि 190 पॉइंट का गैप जो गिफ्ट निफ्टी के पास था एज इट इज़ गैप ट्रांसफ़र होके आया और ये फ्रीज लेवल में कन्वर्ट हुआ और इतना ही बड़ा गैप आपको मिल रहा है। अच्छी चीज़ है और बता देता हूँ, 24,200 के ऊपर आप खुल रहे हो और 24,400 वाले रास्ते खुले हुए हैं। करीब 60-70 पॉइंट और भी जोड़ सकता है निफ्टी। 172 पॉइंट अभी भी ऊपर है। इंडिया विक्स के अंदर शुरुआती जो गिरावट है वो 11% की है। ये रुक जाएगा, हाँ ये अभी रुक जाएगी, देख लेना, बट ये 11% का पहले शुरुआती टिका है। इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि थोड़ा विक्स और टूटेगा। निफ्टी बैंक में 50,000 के ऊपर हमने आज ओपन किया, स्पॉट में भी। फ्यूचर्स तो खैर नियर बाई थे 50,000 के, हमने स्पॉट में भी 50,000 के ऊपर ओपन किया है, तो ये अच्छा साइन है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ही शेयर्स आज अपने सपोर्ट से थोड़ा दूरी बना रहे हैं। जैसे रिलायंस 15 रुपये गैप के साथ खुल गया, HDFC 15 रुपये गैप के साथ खुल गया। जल्दी से दिखा दो IT वाली कंपनीज में। मेरे को लग रहा है आज इन्फोसिस, TCS, माफ़ कीजिए, टेक महिंद्रा, SCL टेक, ये सभी IT वाली कंपनीज आपके काम आएंगी। TCS 1% ऊपर, इन्फोसिस करीब 0.25% ऊपर, टेक महिंद्रा और SCL टेक भी दिखाओ और LTI माइंडट्री भी दिखाना, बड़ी कंपनीज में से है। SCL टेक 1% ऊपर। जल्दी जल्दी फायर कीजिए प्रोड्यूसर साहब, जल्दी जल्दी। टेक महिंद्रा 0.2% ऊपर और LTI माइंडट्री भी आपको दिखेगा। तो कुल मिला के जो IT वाला खेमा है वो आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है और IT की टिपिकली वेटेज निफ्टी पे थोड़ी ज़्यादा है और इसलिए निफ्टी को आप 24,400 के थोड़ा इर्द गिर्द आते हुए दिखेंगे। आज मेरे को लग रहा है कि आज 400 प्लस बंद हो गए तो फिर सोने पे सुहागा, फिर आप सोमवार को और तैयारी कर लीजिएगा अच्छी बढ़त के भी। लेकिन आज का दिन बहुत ही क्रिटिकली वॉच करने का है। आज रियल टेस्ट है, मेरे से पूछेंगे आप तो मैं आज उसी को चेक कर रहा हूँ। आ जाते हैं जरा और टॉप गेनर कौन कौन से हैं निफ्टी के। पहले मैं जरा टॉप 50 काउंटर से करता हूँ शुरुआत। हिंडाल को दिखाओ। मेटल और IT का तो आज दिन है ना, ग्लोबल मार्केट्स ठीक होगा तो सबसे पहले मेटल और IT ही ठीक होगा। और खासकर आपको पता है नैस्डैक की क्लोजिंग 2% ऊपर बंद हुई थी और हमने आज आपको सुबह सुबह नैस्डैक का चार्ट भी दिखाया था। ये हिंट करने के लिए बहुत होता है कि IT कंपनीज की तरफ हमारा रुझान अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है और ये मिड कैप IT कंपनीज भी सारी चल रही हैं। अगर आप IT का इंडेक्स दिखा पाए, निफ्टी IT इंडेक्स, तो आपको 1% से ऊपर दिखेगा। M&M, इसकी थार लॉन्च हुई 5 डोर वाली। इसके अलावा आप देखेंगे पहले 5 काउंटर्स जो मैं चेक कर रहा हूँ उसमें से 3 काउंटर्स IT के हैं। कमज़ोर कौन हुआ है? HDFC लाइफ, एक बार ज़रा दिखाइएगा। HDFC लाइफ के अंदर आज शुरुआती कमज़ोरी है। साल का हाई अभी तक किसी ने नहीं लगाया और ये एक शेयर है जो HDFC लाइफ आज थोड़ा आपको कमज़ोर दिख रहा है, 1 से 1.5% नीचे है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जो हट के चल रहे हैं, जैसे सेल है, हिंडाल्को का पीयर मेटल्स में वो अच्छा खुला है। सुजलॉन बहुत बढ़िया खुला, आज 2% फिर से ऊपर है। इसके अलावा एक और शेयर है एम्फेसिस, ये भी IT की कंपनी है। परसिस्टेंट, ये भी IT की कंपनी है, ये भी आज बढ़िया खुली है। देखो 186 पॉइंट टंगे हुए हैं अभी भी, ये आज बुक नहीं हो रहे हैं, ये अच्छा साइन है। एडवांस डिक्लाइन भी बहुत बढ़िया है आपकी और मैं आपको टोटल वैसे की बताऊं, मतलब जो एडवांस डिक्लाइन इस समय F&O वाले शेयर्स की है वो है 90 लॉन्ग और कवरिंग है 50 में, यानी कि 140 से ज़्यादा शेयर 190 में से वो लॉन्ग के हैं। मेरे को लग रहा है 19 शेयर जो खड़े हैं ना सिस्टम में बैन में, आज उनकी थोड़ी कवरिंग भी होगी। ये घट के 16, 17 या 15 तक आ जाने चाहिए, नहीं तो एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब करीब हम 200 पॉइंट को पार करने की तैयारी कर रहे हैं निफ्टी के अंदर और आज का दिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है और दिनों के मुकाबले। गैप की बात नहीं है, गैप सस्टेन करने की बात होती है, गैप की बात नहीं। ओला इलेक्ट्रिक जिसने अपनी नई बाइक लॉन्च की है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो करीब 15-16% वो शेयर भी आपको ऊपर मिलेगा। सृष्टि लगातार आपको इस शेयर के बारे में नोटिस करवाती रही हैं। तो कुल मिला के आपने ज़्यादातर शेयर इस समय चेक कर लिए। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप इसको एक बार ज़रा देख लीजिए और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हीट मैप पे राइट फ्रॉम M&M जिसमें खबर थी, फिर हिंडाल्को जिसमें खबर ग्लोबल वाला हिस्सा है, उसके बाद आपको IT कंपनीज का भरमार दिख रही होगी इसके अंदर, और लास्ट में जो इकलौता शेयर जो इंडेक्स का बड़ा वेटेज वाला शेयर जो टूट रहा है वो 1-1.5% है, वो HDFC लाइफ है। 3-4 दिन पहले हमने आपको ये इसके अंदर दिखाया था, आपको ब्रेकआउट शेयर्स के अंदर नोटिस कराया था HDFC लाइफ, आज ब्रेकडाउन हुआ है
देखते हैं कितना करता है अपने आप को हील, लेकिन 1 से 1.5% के स्विंग को आराम से मैनेज कर जाते हैं शेयर, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो हीट मैप से तस्वीर अच्छी दिख रही है मेरे को, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और करीब अभी भी 190 पॉइंट के साथ हम ऊपर खड़े हुए हैं। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है और साथ ही बड़े शेयर्स के अंदर उस समय ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी बनती है वो आप देखेंगे। एक खबर नीचे और अच्छी आपको दिख रही होगी, श्रीहरिकोटा से स्पेस सेंटर से कुछ रॉकेट को लॉन्च किए गए हैं। ये टेस्टिंग मोड है और PSLV होते हैं टिपिकली, इस बार SSLV हैं जो D3 रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं इसरो ने। ये एक खबर नीचे आप ब्रेकिंग में देख पा रहे हैं, मार्केट खुलने के साथ ही मैंने आपको नोटिस कराई है। अब जरा छोटे मझोले शेयर और ओपनिंग के सौदा लेने शुरू करते हैं मेरे से। तो आज मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में 500 अंकों के आसपास की तेजी है, 57,000 के ऊपर जाकर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और 1% के आसपास की गेन्स हैं। और आज दबदबा IT स्टॉक्स का मिड कैप में भी है। फर्स्ट सोर्स लगातार तेजी है, 300 रुपए के ऊपर जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है, करीब 7 से 8% के आसपास की तेजी इसमें है। RHI मैग्नेसिटा ये चल रहा है करीब 9% ऊपर है। जेंसार टेक, L&T टेक्नोलॉजी ये शेयरों में अच्छी तेजी आपको देखेगी। बोरोसिल रिन्यूएबल जो कि सोलर ग्लास बनाती है कंपनी, इसमें 3 से 4% के आसपास की तेजी है। आज PVR आइनॉक्स में भी हम 3 से 3% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। कुछ और शेयरों में अगर हम देखेंगे तो पैकेजिंग वाले जो शेयर्स हैं वहां पर आपको आज अच्छी तेजी दिखेगी। यूफ्लेक्स हो गया या फिर EPL हो गया, इसके अलावा जिंदल पॉली हो गया, ये सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम F&O के स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि मेटल्स में मेटल का दबदबा है। नाल्को आपको ऊपर दिखेगा और IT में परसिस्टेंट और एम्फेसिस आपको ऊपर देखेंगे। परसिस्टेंट आपको विनीत बोलिंजकर सर ने बताया भी था कि वहां पर आपको निवेश के मौके खोजने चाहिए। कोफोर्ज और ओरेकल फाइनेंस के शेयर भी आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। कुछ कमजोरी वाले जो शेयर हैं वो ये हैं कि ग्लेनमार्क हो गया, मैक्स फाइनेंशियल हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है। कैडिला, ग्रेन्यूल्स, इप्का, ये फार्मा में थोड़ा थोड़ा आपको प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए फटाफट, अब चूंकि बाजार मोमेंटम में है तो वेट नहीं करेंगे और फटाफट ये जानेंगे कि आपके लिए अब ओपनिंग ट्रेड में मौके कहां पर बन रहे हैं कमाई करने के लिए। हमारे 4 एक्सपर्ट्स तैयार हैं। अंशुल जैन हैं, अक्षय भागवत हैं और हमारे साथ अब सुमित मूलचंदानी जुड़ गए हैं। साथ ही विनीत बोलिंजकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किया है आज बाजार की मोमेंटम में? सॉरी फॉर बीइंग द लेट। तो जो आज के 2 कॉल थे उनमें से एक ऑलरेडी गैप अप हो चुका है, तो उसको मैं रिप्लेस करूंगा। जो पहला कॉल था वैसे सुप्राजीत था, लेकिन सुप्राजीत आप देखेंगे तो एक गैप अप है और अभी 7% अप है, तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा चेन्नई पेट्रो से। देखिए चेन्नई पेट्रो का काफी अच्छा एक रिवर्सल कैंडिडेट है यहाँ पे। स्टॉक ने हालांकि 1250 से लेके 890 तक का एक फॉल दिखाया था, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 2 सेशन में वॉल्यूम के साथ एक काफी अच्छा बाउंस बैक दे रहा है। तो यहाँ पे चेन्नई पेट्रो में फ्रेश एक बाइंग मोमेंटम हमें लग रहा है। 990 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 924 का फॉर द टारगेट ऑफ 1127 एंड 1190। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा आदित्य बिरला AMC ABSL AMC का। देखिए स्टॉक को बाय कीजिए 709, करंट मार्केट प्राइस है 652 का स्टॉप लॉस, 804 एंड 847 ये 2 टारगेट रहेंगे हमारे। ठीक है, 847 बड़ा टारगेट है ABSL AMC के लिए। 652 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और चेन्नई पेट्रो को भी आपको खरीदने की सलाह है। लगातार दूसरे दिन मोमेंटम में ये शेयर दिख रहा है और अच्छी तेजी आज भी हो रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर दोनों के दोनों शेयरों के। अंशुल जी, आपने क्या स्पॉट किया है बाजार में? अक्षय, ये 2 स्टॉक है। पहला है MCX, ओपन लो के साथ चला है। इसमें बेस फॉर्मेशन थी 62 डेज की, जहां से ब्रेकआउट आया है। तो आज का लो 43.79, इसका स्टॉप लॉस लेते हुए 44.35 पे लॉन्ग करते हैं तो 44.85 का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स, यहाँ पे ट्रैप बना के चला है, बेयर ट्रैप बना है। आज का लो है 1070, इसी को स्टॉप लॉस लेना चाहिए। 1086 पे बाइंग रहेगी। पहला टारगेट ऊपर में 1109 रुपए का रहेगा और 1109 अगर ये स्टॉक निकाल लेता है तो 1170 का जो इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है इसको भी टेस्ट करने जाएगा। फिलहाल 1 से 2 दिन के लिए ले रहे हैं तो 1109 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 1109 का टारगेट है टाटा मोटर के लिए। आज बढ़िया शुरुआत की है टाटा मोटर ने और अक्षय जी की एक कॉल भी थी। आज उन्होंने सलाह दी थी टाटा मोटर खरीदने के लिए 1112 रुपए और 1137 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो बिल्कुल आपके लिए स्पॉट ऑन ये ट्रेड्स बैठ रहे हैं। टाटा मोटर्स को खरीदने सलाह है
और MCX को खरीदने की सलाह दे रहे हैं अंशुल जी। टाटा मोटर्स, उसके लिए बधाई स्वीकार कीजिए अक्षय जी, आपके टारगेट बट थोड़ी सी ही दूर रह गए हैं। ओपनिंग के लिए आपने क्या खोजा है बाजार में? जी थैंक यू अभिषेक जी। ओपनिंग के लिए अभी ऑटो क्षेत्र से महिंद्रा एंड महिंद्रा देख सकते हैं। 2821 का करंट मार्केट प्राइस है। इसमें आप 2745 का स्टॉप लॉस बना के करीबन 2920 का टारगेट एरिया बना के ये ट्रेड में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, थार रॉक्स को बाजार ने भी कहा है थम्स अप, और ये शेयर है 3% ऊपर, और निफ्टी का ये टॉप गेनर आज ये शेयर है। 2745 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है M&M में, और 2920 के टारगेट इसमें है, यानी कि मौजूदा भाव से तकरीबन 100 रुपए ऊपर के टारगेट आपके लिए अक्षय जी सुझा रहे हैं इस शेयर में। विनीत सर, PVR पर आपसे जरा व्यू चाहिए। आज तेजी है, PVR किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि हमने देखा है कि एक रेंज में फंसा हुआ शेयर है ये, क्या मोमेंटम इसमें आगे आप देख रहे हैं? मोमेंटम आएगा जब तक कोई अच्छी फिल्म्स अनाउंस नहीं होती है, लॉन्चेस, नई लॉन्चेस, तब तक हम इसमें कोई निवेश की सलाह नहीं देंगे। किसी अच्छी फिल्म का इंतजार कीजिए, तब तक निवेश की सलाह नहीं है। अच्छा, आईटी की ही बात कर लें। आईटी में जरा अक्षय जी आप ना ये फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस का जरा चार्ट चेक कीजिए, बहुत ही सॉलिड रनअप दिखाया है ये शेयर ने। आरपीजी गोयनका ग्रुप की ये कंपनी है, और फर्स्टसोर्स और पीसीबीएल उस ग्रुप से 2 शेयर लगातार चले हैं। आज देखिए करीब करीब 10% की तेजी है, 325 रुपए का भाव हो गया। कहां तक जाएगा? और चलेगा, या फिर जिन्होंने थोड़े से लोअर लेवल पर एंट्री की हो 250 रुपए के आसपास, 275 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर ले वो? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग के माध्यम से आपको करीबन 330 340 रफली ये एरिया में एक बार आपका मुनाफा बांध लेना है। फ्रेश एंट्री के तो मौके नहीं है, बहुत चल चुका है स्टॉक। तो अगर 305 310 के आसपास कभी भी डिप करे तो वो एक री एंट्री का मौका रहेगा। तो थोड़ा सा और है मोमेंटम, 330 40 जैसे मैंने कहा, वहां पे अपना मुनाफा बांध ले। देखते ही देखते निफ्टी करीब 250 पॉइंट ऊपर आ गया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आज कन्विक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली में क्या है ना, कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह, एक तो यूएस मार्केट्स के अंदर हमने आपको चार्ट के जरिए बताया कि एक तो आईटी वाला हिस्सा काफ़ी हद तक हील ठीक हुआ है। दूसरा, आज स्ट्रेटजिकली शुक्रवार बीच में फंस गया। एक दिन की छुट्टी पे थे आप, ऑलरेडी सिस्टम में शॉर्ट्स थे ही पड़े हुए थे, फिर 2 दिन की छुट्टी है, तो शुक्रवार बीच में फंस गया। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी कवरिंग हो गई, एक तो गैप मिल गया, फिर गैप भी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे मिल गया, है ना। बहुत सारे मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हुए, फिर बाद में आईटी जैसे वेटेज वाले काउंटर्स में ठीक हुआ, तो इसलिए गैप मिला। एक गैप ने हुआ क्या, आपके 24,200 को भी कवर कर दिया और सीधा 24,400 पे लाके खड़ा कर दिया। आज का हाई आपको पता है अभी कितना लगा है इस 250 पॉइंट की बढ़त के साथ? एग्जैक्टली 24,403। 24,400 जो हमारा टारगेट था वो आज में सामने पे आपके स्क्रीन पर मार्केट ने लगा दिया। फ्यूचर्स में तो खैर प्रीमियम है, 400 के भी ऊपर पहुंचा हुआ है, बट स्पॉट पे भी 400 आ गया। तो 400 450 एक पुल बैक का हिस्सा है। मार्केट यहां तक तो आ गया, यहां से चलने के लिए बाजार को हिम्मत, मेहनत, दम खम सब कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक तो सब कुछ चंगासी वाला मामला है। यहां तक तो पता ही है कि सब ठीक ही है, इसके आगे है मेन गेम। तो इसलिए 400 के बाद मार्केट क्या करता है ये आपको थोड़ा नोटिस करते रहिएगा। यहाँ पे एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग अगर किसी को करनी हो 10-20%, तो आप वो भले करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, हमने एक दिन पहले आपको बैंक निफ्टी प्लस करवाया था, ये 49500 का एक स्टॉप डलवा के। आज बैंक निफ्टी स्पॉट में 50,230 है और फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी 400, ऑलमोस्ट 400 आ गया है। तो अच्छा बेनिफिट आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी मिल रहा होगा। रिलायंस आज मेरे को ब्यूटीफुल प्लेसमेंट दिखा रहा है, अपनी 25 रुपये ऊपर है, कोई सेंस ऑफ दिक्कत नहीं आ रही है। और आज आपको ध्यान होगा, अक्षय पी भागवत ने हमसे सुबह सुबह कहा था अब तो रिलायंस को पिक्चर में आना ही होगा। रिलायंस पिक्चर में आया हुआ है, 26 रुपये तेज़ है, जाने नहीं दे रहा नीचे। और HDFC बैंक भी 14 रुपीज़ ऊपर है। HDFC थोड़ा स्लो मूवर है, मेरे हिसाब से HDFC के अंदर दम आना चाहिए था। आपको मैं ना अडानी ग्रुप के शेयर्स भी नोटिस कराता हूँ, जहाँ से फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई थी थोड़ी, लेकिन अडानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर आज आधे % ऊपर हैं।
जितना गैप आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से इतनी परसेंटेज नहीं होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो कुल मिला के डर और भय अभी पूरी तरह से निकला नहीं तो इनमें कम से कम 3-4% का मूव होता, जो आज थोड़ा एब्सेंट दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही बार अभी आपसे ट्रस्ट नहीं हो पा रहेगा, धीरे धीरे करके मार्केट में लौटेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो एक बार स्क्रीन पर दिखाना, एक बार एडवांस डिक्लाइन जहाँ पे F&O के शेयर्स बाय और सेल में आपके सामने आमने सामने लिखे होते हैं। 115 तो लॉन्ग है आज, और प्लस उसमें कवरिंग है 50 शेयरों की, तो 162 शेयर आपके पास आ गए, ठीक। और आपका 16 शेयर है, इस टोटल 116 और 62 शेयरों में मोटा मोटी आप समझ लीजिए करीब 180 शेयर हैं। 19 शेयर F&O बैन में, 10% तो बैन में भी शेयर हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ कवरिंग मार्केट के अंदर आएगी, क्योंकि नया लॉन्ग नया शॉर्ट तो वहाँ बनेगा नहीं, वहाँ सेटलमेंट होगा। आगे बढ़ें, आज जिन शेयर्स के अंदर अच्छी पोजीशनिंग हो रही है एक बार जरा वो चेक करवाते हैं। अंशुल जैन, एम्फेसिस से चेक कीजिए, 3-3.5% ऊपर है, बिल्डअप भी ठीक है। एम्फेसिस इसमें शॉर्ट टर्म में 30% का ओपन इंटरेस्ट जंप था और 9 दिन की रेंज से ब्रेकआउट आया है, ओपन लो है, तो स्विंग हाई 2949 इमीडिएट टारगेट बनता है। करंट मार्केट प्राइस से बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस 2770 का आएगा, जो ब्रेकआउट पॉइंट है। तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए, 2770 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2950 के आसपास, टू बी प्रिसाइज 2949.9 2950 का स्विंग आई है, यही टारगेट रहेगा। ठीक है। एक और चीज़, अंशुल जैन एक बार बताइए, कोई ऑप्शंस का ट्रेड लेना चाहिए अभी? अगर मार्केट को और चलना है ना, मैं फ्यूचर्स को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। मान लो मैंने फ्यूचर लिया और पैसा बनाया हुआ है, तो मैंने उससे तो प्रॉफिट बुक किया, या मैं और भी बनाऊंगा, हाँ, लेकिन मेरे को अभी एक्सपेरिमेंट करना है इस जगह पर आके जहाँ मेरे को पता है कि 400 का रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये ना पता हो तो अलग बात है, मेरे को तो पता भी है 400 का रेजिस्टेंस है, तो क्या फिर मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस का ट्रेड लेना चाहिए आज के लिए इंट्राडे? ये डिम्पी जी, लगभग सभी ऑप्शन बायर हैं, तो रेजिस्टेंस पे आके ऑप्शन बाइंग का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन सेलिंग जनरली रिटेल करते नहीं है, तो उसकी सलाह देने का कोई मतलब नहीं है। करना है तो यहाँ से मेरे को अभी भी 100 पॉइंट और अपसाइड निफ्टी पे दिख रही है। मेजर रेजिस्टेंस 24,472 का है, जो स्विंग हाई बना था 12 अगस्त का, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा तो ऑप्शन में अवॉइड की सलाह दूंगा। फ्यूचर जरूर आप यहाँ से 100 पॉइंट अपसाइड के लिए कैरी ओवर कर सकते हैं। कितना चला जाए? चलो ठीक है, मैंने ऑप्शंस आपकी बात मान के नहीं लेता ऑप्शंस, तो फ्यूचर कितना चला जाएगा? फ्यूचर यहाँ से अभी 100 पॉइंट की और अपसाइड बची हुई है, क्योंकि स्पॉट पे 24,472 तक का टारगेट लग रहा है, जो 100 पॉइंट है। तो फ्यूचर यहाँ से 100 पॉइंट और अपसाइड देगा। एक 40 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लेंगे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपका बन जाएगा। तो फ्यूचर यहाँ से 100 पॉइंट अपसाइड के लिए ले सकते हैं। कुछ एक और शेयर जो मैं चेक कर लेता हूँ जहाँ पर आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अच्छी बन रही है, सुमित मूलचंदानी से पता करते हैं वो शेयर। एक्चुअली मेरे को बिना बिल्डअप वाले शेयर पसंद ही नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर में अंदर है कुछ 2% का और 1.5% का OI एडिशन है। ये फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, हाँ, हिंद कॉपर की। सुमित सर एक बार ज़रा देखिए। नमस्ते, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। हिंदुस्तान कॉपर सर, अगर देखेंगे तो काफी अच्छा एक फॉल आया हुआ था स्टॉक ने 410 420 की लेवल से 300 की लेवल पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 300 का जो लेवल है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बेस अब बन चुका है। तो स्टॉक ने 2 बार यहाँ से ट्राई किया है रिवर्सल के लिए, लेकिन अभी भी एक पावरफुल कैंडल का मैं यहाँ पे वेट करूंगा। तो किसी को न्यू पोजीशन लेनी है तो 315 से 320 का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वेट कीजिए। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है जो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 290 का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। सेम स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अगर कोई पोजिशनल थोड़ा सा 1-2 महीने का भी व्यू है तो जैसे अभी मैंने बात की 320 के ऊपर भी 290 का ही स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा। अगर ये 290 क्रॉस हो रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट जो रहेगा वो करीबन यहाँ से 360 का रहेगा। अब हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनका नाम है अजीत मिश्रा। तो 4 मेहमान मेरे साथ हैं, सुमित मूलचंदानी, अजीत मिश्रा, अक्षय पी भागवत, अंशुल जैन। ये आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। मार्केट आज बढ़िया खुला है, ओपनिंग वाला हिस्सा ऑलरेडी आप देख चुके हो, एंजॉय भी कर रहे हो आप, लेकिन उसके बाद क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे समझना। मैं फटाफट से कुछ एक शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ, जल्दी जल्दी हम पता करेंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स क्या हो गया, ये 4% ऊपर है, दिखाना है, सिगरेट वाली कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप्स 4%।
अजीत सर, इसी से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। डिम्पी देखिए, आज जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, कुछ एक स्टॉक्स तो वैसे भी पहले थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। उनमें से एक नाम है गोडफ्रे फिलिप का भी। ब्रॉडली स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में है, करीब 4000 से लेकर 4700 की एक ब्रॉडर रेंज है जिसमें ट्रेड कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक मार्जिनल डिप के बाद दोबारा से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक पिवट फॉर्म करके फिर वहां से रिकवरी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ इसमें इंटैक्ट है। मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है तब भी यहाँ पे बने रह सकते हैं। 4340 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 4800 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम एफएसएल कहते हैं, करीब 10% ऊपर है। ये भी जरा दिखाना। 10%। सुमित मूलचंदानी, क्या हो गया इस शेयर को? जी बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा स्टॉक ने रनअप दे दिया है। अगर देखें तो एक यहाँ पे वीकली जो टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया था वो आया था करीबन 230 से लेकर नॉन स्टॉप 320 तक चला है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो फिर आप डिप्स को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वीकली कैंडिडेट है तो डिप्स को मैं यूटिलाइज करूंगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बढ़िया सा डाइवर्जेंस बन चुका है। तो हमें लग रहा है कि अब थोड़ा सा ये यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मैं 308 का लेवल जो है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करूंगा। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो फिर तो फिर यहाँ से 5 से 10% का डाउन साइड आ सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 280 टू 285। तो प्रॉफिट बुकिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक शेयर हमने आपको ब्रेकआउट में नोटिस कराया था सुबह, ईपीएल का। वो शेयर बकायदा 3% ऊपर है। हालांकि पोजिशनली आपको रखना है। एसएल प्रोपैक के नाम से वो कंपनी होगी, ईपीएल लिमिटेड। वो शेयर अभी 3% बकायदा ऊपर है। आगे बढ़े, एक शेयर मेरे लिस्ट में और आज एक्चुअली रेलवे वाले काउंटर्स भी वापस से चल रहे हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन, एक बार जरा ये दिखाना। और अक्षय पी भागवत, जरा आप देखना रेलटेल कॉरपोरेशन, इसको जरा चेक कीजिए रेलटेल के शेयर को। रेलटेल एक ट्रेडिंग सपोर्ट बेस से घुमा है। 450 ट्रेडिंग सपोर्ट बेस है, आज 477 का रेट है। मेरा मानना है ओवरऑल सेटअप देखे कि एक रिकवरी जरूर मिलेगा आपको। शॉर्ट टर्म रिकवरी में स्टॉक 575 तक छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म 5 से 10 दिन के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 442, टारगेट एरिया 575। ठीक है। 575 के टारगेट थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पर आपको रखना होगा। 475 रुपए के आसपास का शेयर है, यहाँ से 100 रुपए आपको और इसमें मिल जाएंगे। आज आईटी में बहुत अच्छा मोमेंटम है, चाहे वो बड़े वाले शेयर हो या फिर मिड कैप हो, आपको चौतरफा बाइंग देखने को मिलेगी। एक शेयर बिरला सॉफ्ट, इस पर जरा अंशुल जी आप व्यू दीजिए। हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा नीचे आया है शेयर, ये 850 रुपए का था, फिर 550 रुपए के आसपास आ गया प्रॉफिट बुकिंग के बाद। आज की तेजी क्या सस्टेन कर पाएगी? 4% ऊपर है शेयर, 590 रुपए का भाव है। सही लेवल पर है लॉन्ग करने के लिए? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही लेवल पे लॉन्ग करने के लिए। मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट आया था उसका रीटेस्ट 590 पे करने आया था। 8 दिन से रेंज बनाया था, आज ओपन लो के साथ चला है। तो 20 डे मूविंग एवरेज आराम से टेस्ट करेगा 622 पे, और उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 655 टेस्ट करने जाएगा। तो अगर आपका नजरिया 4 से 5 दिन का है तो बिल्कुल इस स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए। 622 एंड 650 ये दो टारगेट रहेंगे। ठीक है, 650 के टारगेट बिरला सॉफ्ट के लिए। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की देखिए खबर आई है, 8.5% की इक्विटी का सौदा हुआ है और शेयर है 5% करीब ऊपर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है ना, आप देखिए उसमें अच्छी रौनक हमें देखने को मिल रही है। एक शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर, केन्स टेक का, KAYNES, केन्स टेक्नोलॉजीज। आज इसमें हम देख रहे हैं कि करीब 3-4% के आसपास की 4% की तेजी है, बड़ी तेजी, 5,000 रुपए के ऊपर निकला ये शेयर। अजीत, आप जरा इसको देखिए, लगातार मोमेंटम में ये शेयर है ये, और अगर हम महीने भर की बात करें तो 20-22% के आसपास रिटर्न दे दिए इसने। 52 वीक हाई भी इसने आज टेस्ट किया अपना 5,096 रुपए का। क्या और चलेगा ये शेयर? स्टॉक में ये सबसे अच्छी बात ये है कि वॉल्यूम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे बावजूद इसके वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो बेसिकली ये एक इंडिकेशन होता है कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने का, भी वहां पे भी लोगों का इंटरेस्ट है स्टॉक में कि वो नए हाई पे भी इसको ऐड कर रहे हैं।
डेफिनेटली यहाँ बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो उसका बेस बन जाएगा करीब 4750 4730 का जोन, और एज पर दी रेंज करीब करीब 5400 से लेकर 5600 के बीच का जो लेवल है ये इसका टारगेट जोन होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी मेरे हिसाब से फेवरेबल है। यहाँ डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं 4750 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। केन्स टेक भी देखिए और इसी सेगमेंट की कंपनी है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक को भी अगर आप देखेंगे तो 12,000 रुपए 12,234 का भाव है। 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये तमाम स्टॉक्स फिर से बजिंग हो रहे हैं। एक रिन्यूड इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि निवेशकों का आ रहा है। एक सेगमेंट और जहां पर हम लगातार बढ़िया मोमेंटम बढ़िया बाइंग देख रहे हैं वो है ऑटो इंसिलरी स्पेस पर, ऑटो इंसिलरी स्पेस का। सुमित जी आप जरा चेक कीजिए सुब्रोस को, बढ़िया तेजी आज 6 से 7% के आसपास की। सुपरजीत शायद आप ही कह रहे थे कि छूट गया आपसे, कोई बात नहीं। सुब्रोस जरा चेक कीजिए 6% ऊपर फिलहाल ये शेयर ही है। इसमें लॉन्ग करें? देखिए यहाँ पे काफी अच्छा एक बेस भी बना हुआ है। आप देखेंगे तो रिसेंटली ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बना था 640 से 650 की लेवल का, और जो अभी 3 दिन पहले का सेशन था 12 अगस्त का, देखिए काफी अच्छा एक बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ था। क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन मिल रहा है, फॉलोअप मिल रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे फ्रेश एक बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। कल का जो लो रहेगा वो एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। 674 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट जो रहेगा वो करीबन यहाँ से 810, जो करीबन 80 to 85 पॉइंट्स का जो रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा। तो 810 के लिए आप बाय कीजिए। 810 के लिए आपको बाय करने की सलाह है इस शेयर में। एक शेयर जिस पर और व्यू चाहेंगे वो भी ऑटो सेगमेंट से ही है। अजीत आपसे उस पर व्यू चाहिए, वो है अतुल ऑटो का। आज ठीक ठाक ये रनअप ये शेयर दिखा रहा है। आपको लगता है कि ये मोमेंटम सस्टेन करेगा? एक बार जरा चेक कीजिए इसको। तो अतुल ऑटो अभिषेक एक रिकवरी का जरूर ट्रेंड दिख रहा है, बिकॉज काफी शार्प मूव्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। करीब 620 से 840 और फिर दोबारा से उन्हीं लेवल्स के पास रिट्रेसमेंट करना और फिर एक रिकवरी का ट्रेंड। मुझे लगता है कि 20 EMA इसका आज क्रिटिकल होगा 665 के पास। अगर ये इसको क्रॉस कर पाता है तो डेफिनेटली रिकवरी स्ट्रेंथन होगी, करीब 720 740 तक लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है आप बने रह सकते हैं करीब 620 का एक स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूंगा 665 के ऊपर का ट्रेड होना जरूरी है, उसके बाद आपको एक एक्चुअल मोमेंटम मिलेगा। उस केस में 640 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड के टारगेट इंटरेक्ट रहेंगे 720 से लेकर 740 का जोन। में जो एक दम आया था करीब 200-250 पॉइंट का, वो थोड़ा सा के रुका है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि 400 का एक रेजिस्टेंस है। आप यकीन मानेंगे 403 का ही हाई लगा है और उसके बाद से निफ्टी उसके ऊपर नहीं गया, थोड़ा और नीचे आया, अभी 350 आ चुका है। हाँ, ऐसा नहीं कि ख़राब है, मैं इसको नोटिस नहीं करवा रहा, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस अपनी रिस्पेक्ट करता है और आपको वहाँ पे आके रोकेगा। सपोर्ट अपनी रिस्पेक्ट करता है, वहाँ पे आके रोकेगा। इसी चीज़ की स्टडी है, इसी चीज़ की पढ़ाई है। इसी के लिए मार्केट के अंदर आपको थोड़ा अपने आप को और पहना और हर दिन बेहतर पे बेहतर करते चलना है। बस यही आपका काम है। अंशुल जैन, अजीत मिश्रा, सुमित मुलचंदानी, तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। इन तीनों से हम काफ़ी सारे स्टॉक्स सुबह से पता कर रहे हैं और आज मैं इन तीनों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है एक दिन की छुट्टी के बाद 2 दिन की जब छुट्टी होती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कुछ ना कुछ अपना प्लान करके रखते हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों ने आज अपने अपने ऑफिस में मेरे को दिख रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। और दूसरा, हमारी हेल्प करने के लिए वापस टीवी स्क्रीन्स पर आए हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ एक और ट्रेड है जो आपसे मेरे को पता करने, ज़रा स्पीड से पता करता हूँ मैं, वो भी लेके आइए ज़रा एक बार। ऑयल इंडिया एक बार दिखाएंगे, 3% ऊपर है ऑयल इंडिया। अजीत सर ये आप चेक करना ऑयल इंडिया को। देखिए ऑयल डिम्पी काफी एक स्टडी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अभी नए हाई बने हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत स्ट्रांगली अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को हक करके चल रहा है। मतलब कोई खास मेजर रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली है इस पूरे कंसोलिडेशन और डिक्लाइन में। तो इसी तरीके के स्टॉक्स बेसिकली आपको फोकस रखने हैं जब तक कि आप 24,400 के ऊपर इंडेक्स को क्लोज होते हुए नहीं देख सकते हो। तब तक जहां पे रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ है उन्हीं सेक्टर्स उन्हीं स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए। तो उनमें से एक ऐसा नाम है ऑयल इंडिया का। यहाँ पे अब 640-45 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। हाई बीटा काउंटर है तो ऑब्वियसली बेस थोड़े से इसके डीपर होते हैं, बट वहीं पे अपसाइड का पोटेंशियल भी इसमें अभी उतना ही है। बिकॉज जो लास्ट कंसोलिडेशन अगर हम देखें 640 से लेकर करीब 540 का जोन,
करीब करीब 730-740 तक के लेवल्स पोजिशनली इसमें पॉसिबल है कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 640 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ, डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिएगा, कंसिडरिंग कि यहाँ पे नया हाई बनने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, तो शायद बेटर लेवल्स आपको एंट्री करने के लिए मिल जाए। डन। हालांकि एक नया शेयर है ओला इलेक्ट्रिक, लेकिन काफ़ी बढ़िया से चल चुका है। उसमें टेक्निकल एनालिस्ट को ज़्यादा आपकी हेल्प कर नहीं पाएंगे, और इस समय मेरे पास स्क्रीन पर ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट ही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर कोई नोटिस करवा पाए तो, क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं थोड़े अनरेस्ट हैं, उनको वो ज़रा पता करना चाहते हैं, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो एक बार ज़रा पता कर लेते हैं। आज भी 9% ऊपर है। काफ़ी सारे लोगों के पास 76-80 रुपये की रेंज का है फर्स्ट डे का। चलो मान लो किसी के पास 90 का भी है। अंशुल जैन, आप रीड कर पाओगे इतने छोटे चार्ट पे कुछ? देखिए डिम्पी जी, अपडेट से चालू करूंगा। एमसीएक्स ओपनिंग ट्रेड में बाय दिया था, उसका टारगेट हो गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। दूसरा, ओला में 3 दिन में लगभग 50-55% का अप मूव रहा है। कल गैप डाउन था, गैप अप है, तो अब यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मोस्ट लाइकली ये 104 से 99 तक रिट्रेस कर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, तो मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। एक काम करो आप, भले आपको लग रहा है कि भाई आपका भी कन्विक्शन हो, मान लो कि भाई शेयर और चल सकता है, कम से कम 30-40%, 50% तो एग्जिट करो। आया हुआ पैसा क्यों जाने देना। हाँ ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को किसी और एक्सपर्ट्स का व्यू चाहिए, तो हम चैनल में बार बार एक्सपर्ट से पूछते रहेंगे, फिर थोड़ा आपको नोटिस करना होगा। जो मैंने आपकी बात समझ के मैंने अभी हाथों हाथ ही आपके लिए पूछ लिया, तो 30-40% आप चाहो तो बुक कर सकते हो। मेरे को लगता है बुराई नहीं है, जिसके पास भी 100 या 100 के आसपास की खरीद है, थोड़ा उसके नीचे की भी खरीद है, तब भी काम बन जाएगा। खैर आप आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है, और नीलेश जैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए। फिर मैं ज़रा 2 मंदी के सौदे भी आपको चेक करवाऊंगा। पहले ऑप्शंस का ट्रेड चेक करवाते हैं नीलेश जैन से। नीलेश जी नमस्ते, बताइए सर आज कौन सा ऑप्शन है? नमस्ते रिम्पी जी, खरीदारी पर फोकस है और आईटी सेक्टर अभी भी अच्छा लग रहा है। पिछले सप्ताह भी हमने इन्फोसिस और टीसीएस का जिक्र किया था, और अब है रडार पे एचसीएल टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और अंडरलाइन हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 1680 से लेकर 1700 की जोन में जाती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे 1660 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 18-19 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 8 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 31 का, दूसरा टारगेट 42 का होगा। इसका लॉट साइज 350 का है। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क जो है वो 3500 का है। रिवॉर्ड लगभग 8000 के आसपास की बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो करंटली 18 से 19 के रेंज में इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। एचसीएल टेक 1660 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके ठीक है, डन सर। तो एचसीएल टेक आप भी कह रहे हैं, यानी कि आईटी पे कन्विक्शन आपका हाई है, 20-21 के रेट पे प्लस करना है। 31-42 तक का टारगेट है। ये 31-42 का मतलब है कि पहले राउंड की प्रॉफिट बुकिंग 31 रुपये, फिर दूसरे राउंड की प्रॉफिट बुकिंग 42 रुपये। आपको लग रहा है 31 पे ही आपका पूरा पैसे आ गए, 10 रुपये आपके पास आ गए, तो आप बुक करके वो भी निकल सकते हो। 8 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो जाने के लिए आपके पास कितने पैसे हैं आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, 10-15 रुपये। और आने के लिए मैं ऑलमोस्ट डबल हूँ, यहाँ पे 20-22 रुपये से ज़्यादा आएंगे। 7700 और 3500 का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटेड है, ये एक लॉट पे कैलकुलेटेड है। मैं आपको वापस से निफ्टी दिखाता हूँ। आप देखें 180 पॉइंट रह गए हैं, ये 250 पॉइंट ऊपर हो गया था आज, अभी 180 पॉइंट है, यानी कि 70 पॉइंट ऊपर से चले गए हमारे निफ्टी के। कहाँ से गए? उसी 400 वाले लेवल से गए। अभी हम निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं 318 पे। एक और शेयर नेट कराता हूँ, एचडीएफसी बैंक आपकी आप बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा। मैंने शुरुआत में भी आपके बारे में ये बात बताया था कि एचडीएफसी बैंक आपकी हेल्प आज ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना बड़ा गैप है उस गैप के हिसाब से एचडीएफसी का गैप कुछ भी नहीं था। रिलायंस की आज की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मैंने आपको सुबह सुबह नोटिस करवाई थी कि आज जिस हिसाब से गैप मिला उस हिसाब से अडानी के शेयर्स बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुले हैं। तो ये कॉशियस नोट है कि अडानी के शेयर बहुत बड़े गैप के साथ क्यों नहीं खुले। अभी भी अडानी के 3 शेयर तो बकायदा, 2 शेयर तो इनफैक्ट लाल निशान में भी आ गए, जिन्होंने अपनी आधे % की बढ़त भी खो दी थी। मैं उनके नाम बता देता हूँ, अदानी टोटल गैस लिमिटेड और अदानी ग्रीन्स, बकायदा दोनों रेड हैं इस समय।
तो थोड़ा कैलकुलेटेड रहिए, लेवल्स के साथ एंट्री, लेवल के साथ एग्जिट कीजिए, थोड़े पोजीशनिंग को कम कीजिए। जब तक 450 आप क्लोजिंग नहीं करते, ग्लोबल वाला खतरा पूरा टला नहीं है। ये मैंने आपको सुबह भी नोटिस कराया था, अजीत सर भी नोटिस करा रहे हैं, अंशुल भी करवा रहे हैं और हम भी करवा रहे हैं आपको बैक टू बैक। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं। अब खराब वराब कुछ नहीं है बॉस, में आप डरिएगा नहीं, बट ये है कि थोड़ा अब देख के चलो ना, 50-60 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो। एक शेयर बस मेरे को लास्ट में और पता करना, उसके बाद फिर मेरे सहयोगी के पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। बीकाजी फूड 4.5% ऊपर है ये शेयर भी। ये शेयर और चलेगा क्या सुमित जी, जरा चेक करना। देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था एक कंसोलिडेशन के बाद, जो 750 का लेवल था। बिल्कुल अभी भी बाय का कैंडिडेट है। देखिए एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है आप यहाँ पे बने रहिए। 830 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपसाइड में जो टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 930 का रहेगा। तो बिल्कुल जिनको न्यू पोजीशन भी बनानी है आप बना सकते हैं। ठीक है, बीकाजी फूड्स को लेकर ये व्यू। लेकिन आज M&M का शेयर है 3% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर है, बाजार को लीड कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी बहुप्रतीक्षित जो कार है थार रॉक्स 5 डोर, खास बात इसमें यह है कि उसको लॉन्च कर दिया है। लेकिन इसमें खास क्या है इस कार में 5 डोर के अलावा, कितनी इसको और अपग्रेड किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, इसका पूरा का पूरा जायजा लिया हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने। महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार रॉक्स फाइनली अब बाजार में आ गई है। ये है थार रॉक्स का फर्स्ट लुक। आप देखिए ये थार रॉक्स का फ्रंट है। फ्रंट की बात करें, काफी कुछ पुराने थार की तरह है। ग्रिल, बम्पर, ओवरऑल लुक पुराने थार की ही तरह है। पुरानी जो थार थी वो एक श्योर शॉट सक्सेस थी महिंद्रा के लिए, पर एक डिमांड थी कि फैमिली की गाड़ी आए, इसलिए इन्होंने इसमें 5 डोर वर्जन लाया है। वो 2 डोर की थी, 2 यानी कि शुरू के आगे के 2 डोर खुलते थे, यहाँ पे पूरे 5 डोर की गाड़ी है। 2.2 लीटर का इंजन है, पेट्रोल डीजल दोनों में। इसमें 4x4 प्रॉपर है। अंदर इंटीरियर्स की बात करें तो स्पेशियस काफी इंटीरियर्स हैं, क्योंकि अब ये थोड़ी सी बड़ी हुई है। ऊपर पूरा पेनोरामिक सनरूफ है। लुक्स के मामले में तो पूरी थार की ही कॉपी करेंगे हम कहेंगे ये हो रही है। और अंदर से काफी चीजें और ऐड की हैं, फीचर्स ऐड किए गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा इसको अब कम्पीट कराना चाहती है। प्रॉपर एसयूवी मार्केट में है उनसे, जैसे क्रेटा हो गई, जैसे दूसरी हो गई, जितनी बड़ी एसयूवीज आ रही हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं, ये फैमिली प्रोडक्ट लॉन्च किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, तो कंपनी को लगता है इससे उसकी बिक्री और ज्यादा बढ़ेगी। सुमित चतुर्वेदी, टी न्यूज़ स्वदेश के लिए, कोचीन, केरला से। ठीक है, तो ये सुमित ने पूरा जायजा लिया। और इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि वो है इसकी प्राइसिंग मतलब अग्रेसिव लग रही है काफ़ी। 13 लाख से शुरू हो रही है इसकी प्राइसिंग। और जो जिमनी की प्राइसिंग थी ना मारुति की, जिससे ये कम्पीट कर रही है, हालांकि जिमनी को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कंपनी को फिर थोड़े से प्राइसेस कट करने पड़े, डीलर ने भी डिस्काउंट दिए, तो कुल मिला के 2-3 लाख रुपए सस्ती हो गई थी। लेकिन M&M की इस थार को उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये उस सेगमेंट में मार्केट लीडर बनी हुई है। M&M पर एक बार जरा फिर से व्यू लेंगे। 3% के आसपास तेजी, 2800 रुपए के आसपास का भाव, 3000 रुपए के भाव हम देख चुके हैं। अजीत, M&M पर जरा आप राय दीजिए। अच्छा, ये भी बताइए कि ये जो नई वाली थार आई है, क्या आपको भी इसका इंतजार था? कहीं आप अपनी गाड़ियों की लिस्ट में इसको जोड़ना तो नहीं चाह रहे हैं आप? अभिषेक, देखिए ये गाड़ी थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, दिल्ली के रोड पे चलाना थोड़ा सा बड़ा टफ हो जाता है कि आप जब खासतौर से छोटी मार्केट्स में जाते हैं तो फिर आपको पार्किंग और इन सब चीजों की इश्यूज होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेडान ही बेटर विकल्प होता है हम लोगों के लिए। बट इन जनरल डेफिनेटली एक अच्छी और एक डिसाइसिव जैसे कहते हैं ना गाड़ी देखने को मिलती है। जब भी आप उसमें बैठते हैं तो आपका जो स्टैंड होता है वो काफी क्लियर होता है कि आप कमांड करते हैं रोड को। तो डेफिनेटली जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो एक अच्छा वो है मौका कि एक दोबारा से इसमें आप देखें। स्टॉक में भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, काफी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। देखिए M&M की एक अच्छी चीज ये है अभिषेक कि पूरे इस डिक्लाइन में यहाँ पे 2-3 काउंटर्स हैं ऑटो पैक के, जो कि बहुत स्ट्रांगली अपने रिकॉर्ड हाइस के पास होल्ड कर रहे हैं। और उनमें से M&M एक ऐसा नाम है जो कि लीड भी किया था इसने जब ऑटो पैक में बाइंग आई थी, और अभी भी ये एक ब्रॉडली अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये टोन पॉजिटिव जो आज देखने को मिली है वो एक्सटेंड हो सकती है, और करीब 2940 से 2950 जो कि इसके रिकॉर्ड हाइज हैं वहां तक
ये मूव पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अब 2750 इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप 2940 तक के टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग करके रख सकते हैं। ठीक है, एमएनएम को आप लॉन्ग करके रख सकते हैं। 2818 रुपए का भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स हम देखने की काफ़ी रौनक में हैं। आपको अंशुल जी ने ये शेयर सुझाया था एमसीएक्स का, वहाँ पर भी तेज़ी है, लेकिन एमसीएक्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सीडीएसएल और बीएससी ये दो शेयर भी चल रहे हैं। एक और शेयर चेक कर लेते हैं, वो है आईईएक्स का, ये भी प्लेटफॉर्म वाला स्टॉक है, ये भी चल रहा है। तो आप जितने भी शेयर देखेंगे ना, सीडीएसएल, बीएससी, एमसीएक्स, आईईएक्स, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। व्यू चाहिए आपसे अंशुल जी हमें सीडीएसएल के शेयर पर। आपको लगता है कि ये शेयर अभी और चलने वाला है? जी, इसमें सीडीएसएल में बड़ा बेस ब्रेकआउट था एट द रेट 1700, जिसका टारगेट लगभग 3200 रुपए था, तो अभी उसको कंप्लीट नहीं किया। और शॉर्ट टर्म में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया 22 दिन का आज ओपन लो के साथ, तो यहाँ से स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहिए। आज का लो 2580 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 2850 रहेगा और ओवरऑल टारगेट 3200 रुपए का भी बना हुआ है। ठीक है, 3200 रुपए के टारगेट के साथ आप सीडीएसएल के शेयर में बने रहिए। 2650 रुपए का भाव इसका हो गया और इसी के भाव के आसपास आपको बीएससी के शेयर का भी भाव दिखेगा। एक बार वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हमने देखा था कि 2900 साढ़े 2900 तक शेयर गया था, वहां से फिसल के 2200 रुपए के आसपास तक आया और वहां से फिर से मोमेंटम गेन कर रहा है बीएससी का शेयर। 2650 सीडीएसएल है और 2600 रुपए के आसपास आपको बीएससी लिमिटेड का शेयर दिखेगा। एक और शेयर जो आज कमजोर है और आज ही नहीं पिछले 4-5 सत्र से कमजोर है और उसको लेकर आएंगे, वो है मैक्स फाइनेंशियल का। दरअसल मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक वाली डील में आदेश दिया गया है सेबी को और इसके अलावा एक्सचेंजेस को कि अपनी जो प्रोब है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। आरबीआई को, सेबी को और आरबीआई को कहा गया है कि अपनी जांच को थोड़ी सी और वो बढ़ाएं उसमें। लगातार 5 दिन से शेयर गिर रहा है मैक्स फाइनेंशियल का और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो अभी घट के 1000 रुपए के नीचे आ गया है। 4% आज भी कमजोर है। इसके बारे में सुमित जी आप जरा व्यू दीजिए। मैक्स फाइनेंशियल क्या अभी और गिरेगा? इसमें हम बिकवाली कर सकते हैं जिसके पास हो वो निकल जाए, या फिर अब अपने सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है ये? नहीं अभिषेक जी, बिल्कुल आपने जो रिकमेंड किया तो यहाँ पे हमारी भी एक निकलने का ही रिकमेंडेशन रहेगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था 1040 और 1050, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका। आप देखेंगे तो परसों के सेशन में ट्राई किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, तो आज भी जो डाउन साइड का फॉल है वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या फिर डाउन साइड का और ज्यादा मोमेंटम है। तो हमारा यहाँ पे एग्जिट का सलाह रहेगा। हमें लग रहा है कि नीचे में जो पहला सपोर्ट रहेगा वो करीबन 965 का रहेगा। ठीक है, 965 का सपोर्ट है, ये अगर टूटे तो यहां से आप निकल जाइए। अजीत, एक और शेयर ऐसा ही चेक करेंगे जिसमें हम लगातार प्रेशर देख रहे थे, हालांकि बहुत चर्चा में वो शेयर नहीं आता है, वो है आरआर काबेल का। कैश का शेयर है ये आरआर काबेल। जरा आप चेक कीजिए, आज हालांकि आपको ये शेयर ऊपर दिखेगा लेकिन लगातार इसमें हम सेलिंग प्रेशर देख रहे थे। सपोर्ट्स इसके कहां पर आपको दिख रहे हैं? सपोर्ट से घुमा है अपना 200 दिन जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज, जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होते हैं उन्हीं लेवल्स के पास। बेसिकली पिछले 3 इंस्टेंसेस में, मार्च में और उसके बाद फिर जून में और अब इस बार दोबारा से अगस्त में, उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में एक रिबाउंड देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 1590 ये होल्ड करे ऑन द क्लोजिंग बेसिस और ऊपर पे ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी जब भी आप 1670 1680 को ब्रेक करेंगे। तो अभी के लिए तो ये एक अवॉइड है। अगर किसी के पास पोजीशन पड़ी हुई है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। 1590 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 1590 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आरआर काबिल को आप फिलहाल चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको नया ट्रेड लेना है तो। लेकिन एक शेयर डीएलएफ, अंशुल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, दिग्गज रियल एस्टेट की। पिछले महीने भर में अगर हम देखेंगे तो इसने 3 बार ऐसा हुआ है कि 800 रुपए के सपोर्ट को बचाया है। मान के चलें कि वो सपोर्ट पक्का हो गया है और अब ये शेयर फिर से चलने को तैयार है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से अगर हम देखेंगे तो अभी भी ये शेयर अगर हम प्राइस के लिहाज से देखेंगे तो 100 रुपए सस्ता है। क्या ये लगता है कि
एंट्री कर लेने के लिए भाव ठीक है ये 850 रुपए का? 15-17 दिन में देखें तो 22% ओपन इंटरेस्ट राइज हुआ है और डेली चार्ट पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट 853 के ऊपर आएगा जो ऑलमोस्ट आज का हाई बना है। प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हैं। 853 के ऊपर कंफर्टेबल बाई बनेगा। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट है वो स्विंग हाई 901 रुपए का बनेगा जिसको अचीव करने में प्रोबेबली 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। तो बिल्कुल डीएलएफ करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव बाई करना चाहिए। 853 के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू, लेकिन क्या रिवर्सल के संकेत सोना बीएलडब्ल्यू दे रहा है? क्योंकि ये शेयर भी कमजोर रहा है। ऊपरी सरों से हमने देखा था कि 725 तक गया था, वहां से फिर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इसमें दिखी। यहां से ये शेयर आपको कैसा लग रहा है अजीत? सोना बीएलडब्ल्यू का आज इसमें तेजी दिखेगी, लेकिन क्या ये तेजी टिक पाएगी? मुझे इसको थोड़ा सा लेकर शक हो रहा है। देखिए अभिषेक, एक स्टडी ट्रेंड में मैं कहूंगा स्टॉक को। चैलेंज क्या है कि जितना भी अपसाइड आप देख रहे हैं, जैसे कि लास्ट स्विंग में आपने देखा 575 से 775 तक गया, उसके आधे कोई जरूर रिट्रेस करता है। तो इसी तरीके का एक ट्रेंड बेसिकली मेंटेन है कि जहां पे ट्रेंड तो ऊपर है बट उसका क्वांटम उतना स्ट्रांग नहीं है। बार बार आप उसको इसमें एक रिट्रेसमेंट देखते हैं। अभी के रिट्रेसमेंट के बाद क्योंकि आपने 50% ऑलमोस्ट उस मूव को रिट्रेस कर दिया जो कि आपने देखा था हाल फिलहाल में, एक दोबारा से आप उन्हीं लेवल्स के बाइंग लेवल्स के पास आ गए हैं जहां से एक नेक्स्ट हाई की तरफ अप्रोच करना चाहिए स्टॉक को। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर आप 650 55 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें, तो दोबारा से आपको 740 760 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, ओवरऑल टोन पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सोना कॉमस्टार को लेकर ये व्यू। एक शेयर हाईलाइट करके आपको बता देता हूं, वो है अरविंदो फार्मा का। लगातार वैसे शेयर चल रहा था लेकिन आज गिर रहा है। 4-5% शेयर ये नीचे है फार्मा स्पेस में, और इसको लेकर वजह यह है कि सब्सिडरी कंपनी को यूएसएफडीए से वार्निंग लेटर मिला है। इनकी सब्सिडरी है यूजिया फार्मा, उसके यूनिट 3 को वार्निंग लेटर मिला है और इसके चलते आप शेयर देखेंगे अरविंदो फार्मा के फिलहाल आपको शार्प इसमें गिरावट इसमें आई है। चलिए, तो फिलहाल तो इतना ही आपको इक्विटी मार्केट से, लेकिन कमोडिटी मार्केट की जरा रुख करेंगे। अपने सभी एक्सपर्ट्स का हम शुक्रिया करना चाहेंगे। अजीत जी, अंशुल जी और सुमित जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए।